और मैं अतुल श्रीवास्तव आप सभी के लिए लेके आया हूं क्लास 9th का केमिस्ट्री का सबसे अच्छा और इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों बेटा? क्योंकि इस चैप्टर से आपके एग्जाम में केमिस्ट्री पोर्शन का सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। एटम्स के अंदर भी उससे छोटे कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं और यहाँ पे डाल्टन साहब की थियरी फेल हो गई। ये चैप्टर क्यों पढ़ना है, इसकी अलग अलग थ्योरी, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, प्रोटॉन की डिस्कवरी, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी, इन सभी चीजों के बारे में आज की क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं। इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी जो की थी उनका नाम था सर जे थॉमसन। सर जे थॉमसन, और कब की थी इसकी डिस्कवरी? इन ईयर 1897 में इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी की थी। हम लोग आउटकम के बारे में सोच लेते हैं, लेकिन प्रोसेस पे हम लोग ट्रस्ट ही नहीं करते हैं। क्या प्रोसेस, कौन सा स्टेप है, उस पे हम लोग ट्रस्ट नहीं करते हैं। अब महाभारत से श्री कृष्ण जी हमें कहते आ रहे हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फले सुखदाचन, कर्म करते जाओ, फल की चिंता ना करो। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कैसे रहते हैं, इनके बारे में इन्होंने कोई जांच पड़ताल नहीं की। तुक्के पे बोला ये कि इनका मन करा था वाटरमेलन खा रहे थे, तरबूज कुछ, और देखा अरे बढ़िया लग रहा है, इसी पे मॉडल लेते हैं। हमको तो लग रहा है कि यही किया है, ऐसा कहना नहीं चाहिए लेकिन हमको लग रहा है। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या किया, अपने थॉमसन के मॉडल को वाटरमेलन के साथ कंपेयर किया कि मोस्ट ऑफ द स्पेसेस आर एम्प्टी इनसाइड एन एटम, और वो जो हैवी चीज जो सेंटर पे है उसे ही हम आप न्यूक्लियस कहते हैं, और पूरा का पूरा एटम का मास उसी न्यूक्लियस पे सेंटर्ड होता है। हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग? तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कॉमेट हब पर, और मैं अतुल श्रीवास्तव आप सभी के लिए लेके आया हूं क्लास 9th का केमिस्ट्री का सबसे अच्छा और इम्पॉर्टेंट चैप्टर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों बेटा? क्योंकि इस चैप्टर से आपके एग्जाम में केमिस्ट्री पोर्शन का सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, और बच्चों को सबसे ज़्यादा डाउट भी इसी चैप्टर में होता है। सर वो नील बोर्स की क्या थियरी थी, सर रदरफोर्ड का मॉडल कैसा था, सर थॉमसन का मॉडल कैसा था, क्या बताया था, क्या ड्रॉबैक था। बहुत सारे क्वेश्चन इससे आपके एग्जाम में आते हैं और आपको प्रॉब्लम फेस करना होता है। तो इन सभी आपके प्रॉब्लम्स का निवारण करने मैं आपके लिए लेके आया हूँ ये एक बहुत अच्छे चैप्टर का एक वन शॉट लेक्चर। पूरा चैप्टर और क्वेश्चंस के साथ बेटा हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो फुल ऑन एनर्जेटिक होके, फुल ऑन एकदम एनर्जी के साथ, एकदम जोश अपना हाई करके आइए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। और सबसे पहले टॉपिक पे चलते हैं जो है एग्जिस्टेंस ऑफ एटम। एटम की एग्जिस्टेंस कैसे है? अब देखिए, इसके पहले लेक्चर में बेटा हम लोगों ने पढ़ा था एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में। एटम्स क्या होता है, कैसे होता है, डाल्टन की थियरी भी देखी थी। लेकिन बेटा खेल तो वहीं डाल्टन की थियरी से ही तो शुरू हुआ। क्यों सर? क्योंकि डाल्टन साहब जो थे वो बोल दिए थे कि एटम्स आर इनडिविजिबल। ध्यान से समझिए, एटम्स आर, ये बोल दिए थे कौन? डाल्टन साहब। इनडिविजिबल कौन बोला था? डाल्टन साहब बोले थे। लेकिन बेटा फर्दर रिसर्च ने हमें बताया, और ये बताया कि एटम्स के अंदर भी उससे छोटे कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, और यहां पे डाल्टन साहब की थियरी फेल हो गई। समझिएगा मेरी बात को। डाल्टन साहब बोले थे कि सबसे छोटा यूनिट है मैटर का एटम। एटम इंडिविजिबल है, एटम को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, एटम के अंदर कुछ भी नहीं होता है। लेकिन फर्दर रिसर्च और फर्दर कुछ साइंटिस्ट आए जिन्होंने फर्दर एक्सपेरिमेंट्स के बाद ये प्रूव किया कि एटम्स के अंदर कुछ अलग अलग सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम लोग फर्दर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स के नाम से जाने। कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये चीजें भी एटम्स के अंदर होती हैं। अब खेल ये हुआ। अब हुआ कि देखिए इस चैप्टर का एग्जिस्टेंस कैसे मैं आपको बताता हूं। एग्जिस्टेंस आपको एटम्स का भी बताऊंगा और इस चैप्टर का भी कि क्यों ये चैप्टर हमें पढ़ना है। अब एक बात सुनिए, लोग डिस्कवरी किए कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एटम के अंदर, ठीक है, और बताया कि इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है। एज इन उन्होंने बताया कि प्रोटॉन्स भी होते हैं एटम के अंदर, और प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। और इसी तरह एक न्यूट्रॉन फर्दर आगे जाके बेटा न्यूट्रॉन की भी डिस्कवरी हुई, और न्यूट्रॉन्स पे बताया गया कि उस पर कोई चार्ज नहीं होता है।
लेकिन चलिए ठीक है, न्यूट्रॉन्स की बात हटा दीजिए, उस पर कोई चार्ज नहीं है, मान लीजिए वो ठीक है, रह रहा। लेकिन बेटा इतना छोटा एटम होता है, एटम की साइज अप टू अराउंड 10⁻⁻10 मीटर, मतलब इतनी छोटी साइज होती है एटम की, उसका रेडियस इतना छोटा होता है, तो उसके अंदर ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बिना कुछ घाल मोल किए, इधर उधर किए, कैसे स्टेबली रह लेते हैं। कैसे कोई एटम स्टेबल हो पाता है जबकि उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, या अब एक ही नहीं है, एक से ज़्यादा है। इसका मतलब कि भाई उसमें अब कई सारे पॉजिटिव, मतलब कई सारे तलवारें एक साथ एक म्यान में आप रख रहे हैं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आई कि कैसे, हाउ एटम्स बिकम स्टेबल आफ्टर कैरिंग दीज टाइप्स ऑफ चार्जेस लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। और इसी की बेसिस पे बेटा बहुत सारे साइंटिस्ट आए और हमें थियरी दिए। बहुत सारे साइंटिस्ट आके हमें क्या दिए, थ्योरी दिए। क्या थ्योरी दिए कि हाउ एटम्स बिकम स्टेबल, कैसे आपका एटम स्टेबल हो गया इन चार्ज को रखने के बाद। तो अपनी अपनी थियरी में सब लोगों ने अलग अलग ज्ञान बताया, फिर लास्ट में जाके किसी एक का ज्ञान को हम लोग आज तक मानते हैं। तो उन्हीं साइंटिस्ट के स्ट्रक्चर या फिर मॉडल्स जो एटॉमिक थियरी का दिया था, उसी को मेनली इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। तो पूरे चैप्टर का ये ब्रीफ है कि हमें क्या करना है। तो आइए हम लोग देखते हैं। देखिए क्या लिखा है, वी हैव लर्न दैट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। ये बेटा मैं आपको एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के अंदर बता चुका हूं। फर्दर, द एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर अराउंड अस इज ड्यू टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन देम। और ये कौन बताया था, डाल्टन। डाल्टन अज्यूम्ड दैट एटम्स इज इंडिविजिबल। देखिए यहां पे वो बात लिखी हुई है, एटम्स इज इंडिविजिबल, दैट इज इट हैज नो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। ये तो डाल्टन साहब बोल दिए थे कि एटम को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते भैया मेरे, एकदम ये एकदम अंतिम समझ लीजिए है, इसके अलावा आप इसको और फर्दर तोड़ नहीं सकते हैं। लेकिन देखिए, बट अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस रिवील्ड दैट सम स्मॉलर पार्टिकल, कुछ छोटे पार्टिकल अदर देन द एटम आर ऑल्सो प्रेजेंट विच आर कॉल्ड सब अटोमिक पार्टिकल्स। उन्हें क्या कहते हैं, सब अटोमिक पार्टिकल्स कहते हैं। अच्छा, दीज आर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इनके बारे में भी मैंने आपको बता दिया। द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। और हर एटम के अंदर अलग अलग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो ये आपका एग्जिस्टेंस हुआ एटम का। और ये चैप्टर क्यों पढ़ना है, इसकी अलग अलग थ्योरी, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, प्रोटॉन की डिस्कवरी, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी, इन सभी चीज़ों के बारे में आज की क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो सोचिए, इतनी बढ़िया आपको ये चैप्टर का इंट्रो लग रहा है। मतलब अब भाई किसी मूवी का अगर ट्रेलर बढ़िया हो जाए तो पिक्चर तो पक्की बात है कि हिट होगी। तो वही बात है, इसका ट्रेलर अभी तक आपको एकदम मज़ा आ रहा होगा। तो आइए अब हम लोग धीरे धीरे इस चैप्टर के अंदर, मतलब इस मूवी में स्टार्ट करते हैं। तो चलिए एक बार बेटा इसको नोट्स बेसिस से स्क्रीनशॉट करिए, आगे बढ़ा जाए हम लोग और आते हैं चार्ज पार्टिकल्स इन मैटर। अच्छा देखिए बेटा, जो भी पार्टिकल होते हैं जो इलेक्ट्रिक चार्ज कैरी करते हैं, ध्यान से क्या बोला मैं, वो पार्टिकल्स विच कैरीज इलेक्ट्रिक चार्ज आर कॉल्ड व्हाट, चार्ज पार्टिकल्स। ऐसे पार्टिकल जो इलेक्ट्रिक चार्ज कैरी करते हैं उन्हें हम चार्ज पार्टिकल्स कहते हैं। अच्छा, अब चार्ज पार्टिकल हर जगह है। देखिए जैसे बेटा आप अपने हाथों को ऐसे ऐसे हम रब करते हैं, अब ठंडी का समय भी है, ऐसे ऐसे हम देखते हैं ठंड में आते हैं, एकदम खाना वाना खा के नहा धुल के फटाफट ऐसे ऐसे करते हैं ताकि हाथ तुरंत गर्म हो जाए। क्यों? क्योंकि आपके इस पे चार्ज पार्टिकल्स हैं। एज इन आप देखिए, आप एक कॉम्ब ले लीजिए, कॉम्ब को अपने बाल में रगड़िए या रब करिए, उसके बाद छोटे छोटे पीसेज ऑफ पेपर के पास लेके जाइए, देखिए दोज गेट अट्रैक्टेड। मतलब क्या हुआ, पहले करते तो नहीं होता, लेकिन रब करने से क्या हो गया, चार्ज पार्टिकल जनरेट हो गए। तो यही होते हैं चार्ज पार्टिकल्स, मेनली आपके एटम्स के अंदर इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स होते हैं। देखिए, द पार्टिकल्स दैट कैरी एन इलेक्ट्रिक चार्ज आर कॉल्ड चार्ज पार्टिकल्स। जनरली ऑन रबिंग टू ऑब्जेक्ट टुगेदर
दे बिकम इलेक्ट्रिकली चार्ज। जैसे ही हमने हाथ को ऐसे ऐसे रगड़ा, हमारा हाथ इलेक्ट्रिकली क्या हो गया, चार्ज हो गया। इट मीन्स दैट सम चार्ज पार्टिकल्स आर प्रेजेंट, और ये बताता है कि कुछ चार्ज पार्टिकल्स हैं जो एटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और एटम इज मेड अप ऑफ चार्ज पार्टिकल, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि हमारा एटम चार्ज पार्टिकल से मिलके बना होता है, और उन चार्ज पार्टिकल्स को या टू सच पार्टिकल्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। उन्हें हम लोग क्या कहते हैं सर, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए क्लियर, तो फटाक से स्क्रीनशॉट करिए, आगे बढ़ा जाए हम लोग बेटा। चलिए देखिए आगे आते हैं, और अब हम लोग आ जाते हैं बेटा कहाँ पे, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी पे हम लोग आते हैं। इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी कब हुई, किसने की, इन सभी चीज़ों पे आते हैं। तो सबसे पहली बात याद रखिए, इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी जो की थी उनका नाम था सर जे थॉमसन। सर जे थॉमसन, और कब किए थे इसकी डिस्कवरी, इन ईयर 1897। 1897 में इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी की थी। देखिए, द इलेक्ट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन इन 1897। बेटा ये सब क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, इसीलिए इन चीज़ों को मैं हाईलाइट करके रख दिया हूं। अब इन्होंने क्या किया, देखिए एक सिलेंड्रिकल बॉडी लिया, और उन्होंने क्या किया, उसके दोनों एंड पे मेटल के इलेक्ट्रोड्स लगा दिया। क्या बोला मैं, एक सिलेंड्रिकल बॉडी लिया और या ट्यूब लिया, और उन्होंने क्या किया, उसके दोनों एंड पे बेटा मेटल के इलेक्ट्रोड्स लगा दिया। अब वो क्या किया, अब उन दोनों मेटल इलेक्ट्रोड्स को हाई वोल्टेज सप्लाई से कनेक्ट कर दिया। क्या कर दिया, हाई वोल्ट की सप्लाई से कनेक्ट कर दिया। और उस ट्यूब को बेटा उन्होंने वैक्यूम पंप से कनेक्ट किया। किससे, उस ट्यूब को उन्होंने वैक्यूम के पंप से कनेक्ट किया। सर ऐसा क्यों किया, वह ऐसा इसलिए किया बेटा कि वो वैक्यूम का जो पंप था वो आपके प्रेशर को वेरी करा सकता था। मतलब आप चाहेंगे तो प्रेशर बढ़ा सकते हैं और आप चाहेंगे तो प्रेशर घटा सकते हैं। फिर इन्होंने क्या किया, दोनों एंड से हाई वोल्टेज सप्लाई देना शुरू किए। आइए देखते हैं क्या क्या हुआ था। देखिए कैसे कैसे सेटअप किया था पहले, इसीलिए आपके लिए बेटा मैं अलग अलग नोट्स, एकदम परफेक्ट नोट्स, ये पूरा का पूरा बेटा आप अपनी कॉपी पेन लेके स्क्रीनशॉट जब मैं लेने को बोलता हूँ, पूरा का पूरा नोट्स कॉपी में लिख लीजिए। उसके बाहर एक चीज नहीं आने का, ये गारंटी मेरी पूरी श्योर एंड सर्टेन है, एकदम याद रखिए। देखिए क्या क्या एक्सपेरिमेंटल सेटअप, इट कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब। ये क्या किए, एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब लिए, सील्ड एट बोथ एंड इज फिटेड विथ 2 मेटल इलेक्ट्रोड। इसको किससे फिट किया, 2 मेटल के इलेक्ट्रोड से फिट किया। आगे, द इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड टू सोर्स ऑफ हाई वोल्टेज। इलेक्ट्रोड्स को उन्होंने हाई वोल्टेज सोर्स से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। द ट्यूब इज कनेक्टेड टू अ वैक्यूम पंप। देखिए यही बात मैंने आपको बताई ना, किससे कनेक्ट किया, वैक्यूम पंप से। क्यों कनेक्ट किया, टू इंक्रीज और डिक्रीज द प्रेशर। प्रेशर को वेरी कराने के लिए, बढ़ाने घटाने के लिए इन्होंने क्या किया बेटा कि वैक्यूम पंप से कनेक्ट कर दिया। अब क्या हुआ, द डिस्चार्ज ट्यूब इज फिल्ड विथ एयर, और उस डिस्चार्ज ट्यूब को उन्होंने किससे भर दिया, एयर से भर दिया। अब ये तो पूरा इनका अरेंजमेंट था, सेटअप था। अब किया क्या, एक्सपेरिमेंट क्या किया, ही पासेस इलेक्ट्रिसिटी, जो दोनों मेटल के इलेक्ट्रोड्स लगाए थे जिसको हाई वोल्टेज सप्लाई से कनेक्ट किए थे, उसमें इन्होंने बिजली दौड़ाया। ही पास्ड इलेक्ट्रिसिटी एट हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई दी। गाना सुने ना, लगे 440 वोल्ट, एकदम बाकायदा झटका मारा। एट हाई वोल्टेज थ्रू अ गैस, गैस के साथ एट वेरी लो प्रेशर, बहुत ही कम प्रेशर पे, टेकन इन डिस्चार्ज ट्यूब, जो आपके डिस्चार्ज ट्यूब में ली हुई थी। अब आप सोचोगे कि सर जब इन्होंने हाई वोल्टेज सप्लाई दिया तो अब क्या होगा। तो आइए आते हैं देखते हैं इनके ऑब्जर्वेशंस पे कि जब ऐसा हुआ तो क्या क्या हुआ। तो पहले फटाक से बेटा इसका थोड़ा स्क्रीनशॉट करिए और देखा जाए क्या हुआ। अब जब इन्होंने ये काम किया तो ऑब्जर्व क्या किया कि बेटा जब इन्होंने प्रेशर को हाई रखा या वोल्टेज को हाई रखा और प्रेशर को 1 atm, 1 atm मतलब जानते हैं, 1 atm मतलब
1 एटमॉस्फियरिक प्रेशर। बेटा आप लोग प्रेशर की यूनिट अभी पास्कल ही पढ़े होगे, लेकिन एटीएम भी उसकी यूनिट है। ये मत समझ जाइएगा एटीएम मतलब आप जिससे पैसा वैसा निकालते एटीएम कार्ड लगा के, वो नहीं, वो ऑटोमेटिक टेलर मशीन है। लेकिन ये एटीएम क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और देखिए जब इन्होंने वोल्टेज को हाई रखा और प्रेशर को 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रखा, तो उन्होंने देखा कि वो कोई भी इलेक्ट्रिसिटी उस एयर के थ्रू पास नहीं की। क्या बोला, कोई भी इलेक्ट्रिसिटी उस प्रेशर के थ्रू, सॉरी हाँ, कोई भी इलेक्ट्रिसिटी उस एयर के थ्रू पास नहीं की। देखिए व्हेन द वोल्टेज इज हाई एंड प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कॉमा नो इलेक्ट्रिसिटी कुड फ्लो थ्रू एयर, कोई भी इलेक्ट्रिसिटी एयर के थ्रू फ्लो नहीं की। अब क्या किया, अब इन्होंने बेटा हाई वोल्टेज में ही प्रेशर को अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा कम करेंगे। देखिए व्हेन द वोल्टेज इज हाई, हाँ अब वोल्टेज अभी भी हाई है लेकिन प्रेशर इज रिड्यूस टू 1 mmHg। 1 mmHg का जब प्रेशर, Hg मतलब 1 mm मर्क्यूरिक प्रेशर दिया इन्होंने, उस टाइम पे क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी स्टार्टेड फ्लोइंग थ्रू द ट्यूब। मतलब हाई वोल्टेज पे जब इन्होंने प्रेशर कम कर दिया तो उस समय देखा कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगी। लाइट वॉज एमिटेड इनसाइड द ट्यूब, और लाइट एमिट हो रही है। बहुत बड़ी बात हुई। क्या हुई कि देखिए पहला ऑब्जर्वेशन क्या देखा कि जब इन्होंने प्रेशर को 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रखा, उस केस में कोई भी इलेक्ट्रिसिटी उस एयर के थ्रू फ्लो नहीं की हाई वोल्टेज पे। लेकिन उसी हाई वोल्टेज पे जब इन्होंने प्रेशर को डिक्रीज कर दिया, क्यों कैसे डिक्रीज कर पा रहे, वो वैक्यूम पंप लगाए रहे ना, उससे घटा बढ़ा ले रहे हैं ये। जैसे उसको 1 mmHg किया, इन्होंने देखा कि इलेक्ट्रिसिटी एयर के थ्रू थोड़ा पास हो रही है और लाइट भी एमिट कर रही है। अच्छा तीसरे ऑब्जर्वेशन पे आते हैं। व्हेन द वोल्टेज इज हाई एंड प्रेशर, अब इन्होंने प्रेशर को और घटा दिया। ठीक है, पहले तो 1 mmHg था, अब इन्होंने क्या किया 0.001 mmHg, मतलब प्रेशर को 1000 गुना कम कर दिए भाई। देखिए 1 mmHg और यहाँ पे 0.001, मतलब 1000 गुना प्रेशर कम कर दिए। When the voltage is high, वोल्टेज अभी भी वही रख रहे हैं। उस केस में क्या हुआ, वॉल ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब अपोजिट टू कैथोड, जो कैथोड के अपोजिट में जो वॉल थी, वॉल मतलब जो उसकी बाउंड्री थी किसकी, डिस्चार्ज ट्यूब की, स्टार्टेड ग्लोइंग, क्या करने लगी, ग्लो करने लगे विथ अ ग्रीनिश लाइट, ग्रीन लाइट के साथ ग्लो करने लगी, जिसको हम लोग फ्लोरेसेंस कहते हैं। देखिए क्या कहते हैं, फ्लोरेसेंस। क्या कहते हैं सर, फ्लोरेसेंस। फिर से ऑब्जर्वेशन हम लोग सुनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले इन्होंने क्या किया, हाई वोल्टेज सप्लाई पे इन्होंने 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रखा, देखा कि एयर के थ्रू कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास कर रही है। दूसरे केस में क्या किया, हाई वोल्टेज ही रखा लेकिन प्रेशर को 1 mmHg पे ला दिया कम करके, उस केस में देखा इलेक्ट्रिसिटी एयर के थ्रू फ्लो हो रही है और लाइट भी थोड़ी इमिट हो रही है। उसके बाद इन्होंने प्रेशर को 1000 गुना कम कर दिया, मतलब 0.001 mmHg कर दिया। उस केस में देखा कि जो कैथोड के अपोजिट वॉल है, कैथोड के अपोजिट जो डिस्चार्ज ट्यूब की वॉल है, वो क्या करने लगी, ग्लो करने लगी, और किस कलर से, ग्रीन कलर की लाइट से, जिसको हम लोग फ्लोरेसेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लोरेसेंस। अब देखिए द फ्लोरेसेंस इज ड्यू टू बम्बार्डमेंट ऑफ वॉल्स ऑफ ट्यूब। ये फ्लोरेसेंस क्यों आता है, जो वॉल है वो बम्बार्डमेंट कर रही है। देखिए ड्यू टू बम्बार्डमेंट ऑफ वॉल्स ऑफ ट्यूब, और कैसे, बाई रे, कौन सी रे, जो एमिट कर रही है, कौन, कहाँ, कैथोड से। जो रे एमिट हो रही है कैथोड से, ठीक है, उसी की वजह से जो वॉल पे बम्बार्डमेंट हो रही है, उसी से फ्लोरेसेंस आ रहा है। देखिए, और इसी रे को हम लोग क्या कहते हैं, कैथोड रे। देखिए क्या बोला, इसी रे को हम लोग क्या कहेंगे, कैथोड रे। और ये जो कैथोड रे होती है, ये नेगेटिव चार्ज कैरी करती है, जिसे हम लोग इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। देखिए, दे कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। और हो गई हमारे इलेक्ट्रॉन भैया की डिस्कवरी। देखिए क्या हुआ कि जो आपके कैथोड से एमिट हो रही थी, कौन सी रे, कैथोड रेज, वो क्या कर रही है, वही रिस्पॉन्सिबल है
फ्लोरेसेंस के लिए, और वही कैथोड रेज बेटा नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स कैरी करती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं आपका इलेक्ट्रॉन्स। बात खत्म। यही ऑब्जर्वेशन है। आपको जब भी एग्जाम में आता है एक्सप्लेन द ऑब्जर्वेशन ऑफ डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय जे थॉमसन और एक्सप्लेन द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो आप पूरा लिख देंगे क्या क्या किया था, एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या ऑब्जर्व किया, ये सब सारी बातें लिख के बता देंगे। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अगर क्लियर है तो फटाक से स्क्रीनशॉट करिए, आगे बढ़ा जाए हम लोग। चलिए और अब देखिए हम आपको उनका अरेंजमेंट दिखा देते हैं। क्या दिखा देते हैं? अरेंजमेंट। क्या किया था अरेंजमेंट इन्होंने? देखिए यही आपकी डिस्चार्ज ट्यूब है, ये देखिए यहाँ पे लिखा है दिस वन इज योर डिस्चार्ज ट्यूब। इन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब लिया और इनके दोनों एंड्स पे ये देखिए ये और ये बेटा ये दोनों मेटल के इलेक्ट्रोड्स कनेक्ट कर दिए। देखिए ये नेगेटिवली चार्ज जो है उसको हम लोगों ने कैथोड बोला, और जो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है उसे हम लोग एनोड बोलते हैं, ये तो हम जानते हैं। और उसको कनेक्ट किया यहाँ पे हाई वोल्ट जनरेटर, किससे? हाई वोल्ट के जनरेटर से, और उसी के साथ साथ यहाँ पे वैक्यूम पंप कनेक्ट किया। आपको सब पता है क्यों वैक्यूम पंप कनेक्ट किया, क्योंकि यही वैक्यूम पंप आपके इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो एयर है उसके प्रेशर को वेरी कराएगा। ठीक है, अच्छा अब जैसे ही बेटा इसको पहली बार 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे रखें, यहाँ से हाई वोल्टेज इसमें सप्लाई किए, देखें कुछ नहीं हो रहा है, कोई इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर रही है। उसके बाद फिर से इसको प्रेशर घटा के 1 mmHg किए उसी हाई वोल्टेज पे, और देखें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है और लाइट भी एमिट हो रही है। उसके बाद तीसरे केस में इन्होंने और घटा के 0.001 mmHg किया, और उस केस में देखा कि ये जो कैथोड के ऑपोजिट जो रे है बेटा, वो क्या जो अब देखिए ये कैथोड से एक रे निकल रही है, और इसकी जो अपोजिट ये वॉल है, इस वॉल पे ग्रीनिश कलर का लाइट ग्लो करने लगा, जिसको हम लोग फ्लोरेसेंस बोलें। ठीक है, और ये कैथोड रे हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि कुछ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स कैरी करती है, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। यही है इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी। आप लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। अब बताइए क्या इसमें कुछ भी परेशान होने वाली बात है? नहीं सर, तो बिल्कुल आसान सा रहा। हाँ तो बिल्कुल आसान सा ही था। हम लोग फालतू में बेटा इतना लोड लेते हैं, अरे कितना हार्ड है। कुछ भी हार्ड नहीं है, मेहनत करेंगे सब हो जाएगा, एकदम पक्की बात है। क्लियर? चलिए क्लियर है तो फटाक से स्क्रीनशॉट करिए, आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे आते हैं सर, और अब इसी लगे हम लोग तुरंत किसकी डिस्कवरी कर लेते हैं? अब देखिए इसी के साथ हम लोग तुरंत प्रोटॉन्स की डिस्कवरी कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन्स की कर लिए, हाँ जे थॉमसन ने 1897 में किया था, लेकिन उससे पहले ही हम लोग प्रोटॉन की डिस्कवरी कर लिए थे। कैसे कर लिए थे? ई गोल्डस्टिन साहब थे। देखिए ई गोल्डस्टिन, और कब? इन ईयर 1886 या 1886 में ई गोल्डस्टिन साहब ने क्या किया था बताइए? प्रोटॉन्स की डिस्कवरी की थी। अब वही सेम स्टेप हम यहाँ पे भी दोहराएंगे। उन्होंने क्या सेटअप किया, क्या एक्सपेरिमेंट किया और क्या ऑब्जर्व किया अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर। पहले सबको इलेक्ट्रॉन्स क्लियर है? एकदम क्लियर, कोई दिक्कत? अरे सर टनाटन है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब अभी एक आध महीने में सर आपका एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा, आपका फाइनल एग्ज़ाम जनवरी लास्ट या फरवरी में आपका एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। तो बेटा ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, एकदम पक्की बात है। बहुत क्वेश्चन आते हैं, एक्सप्लेन द ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, या व्हाट आर द पोस्टुलेट्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थियरी। ये सब इतने क्वेश्चन इससे भर भर के पूछते हैं ना भाई कि आप सोचोगे कितना आसान चीज़ें था। ठीक है, तो आइए अब हम लोग देखते हैं प्रोटॉन्स की डिस्कवरी। हम लोग क्या करते हैं ना, पढ़ते नहीं हैं। ठीक है, पढ़ते नहीं हैं, बस हम लोग सोचते हैं क्या ऐसा हो जाता कि खूब बढ़िया रिजल्ट आ जाता। ठीक है, खूब बढ़िया रिजल्ट, अरे भाई खूब बढ़िया रिजल्ट आने के लिए काम करना चाहिए ना। हम लोग आउटकम के बारे में सोच लेते हैं, लेकिन प्रोसेस पे हम लोग ट्रस्ट ही नहीं करते हैं। क्या प्रोसेस, कौन सा स्टेप है, उस पर हम लोग ट्रस्ट ही नहीं करते हैं। अब महाभारत से श्री कृष्ण जी हमें कहते आ रहे हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते
मा फलेषु कदाचन, कर्म करते जाओ, फल की चिंता ना करो। तो हमारा काम है पढ़ना, हम पढ़ेंगे भाई, रिजल्ट अपने आप बढ़िया हो जाएगा। हम रिजल्ट काश हम 90% पा जाते हैं, काश हम 95%, तो काश सोचने से तो हम भी सोचते हैं काश ये सब देश की सबसे बड़े आदमी बन जाए, लेकिन सोचने से होगा नहीं, कर्म करना पड़ेगा। तो हम लोग और आप लोग सब लोग बेटा कर्म अपना अपना कर रहे हैं, जितना हमारा कर्म होगा उसी के अनुसार हमें फल कभी ना कभी मिलेगा जरूर। तो आइए हम लोग अब गोल्डस्टीन साहब के कर्म के बारे में डिस्कस करते, क्या क्या देखा जाए इन्होंने कर्म किया या कांड। ठीक है, आइए चलिए। तो इन्होंने क्या किया बेटा, अब स्टेप सेम, इन्होंने भी एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया, दोनों एंड पे मेटल के इलेक्ट्रोड को कनेक्ट कर दिया। देखिए क्या कर दिया, मेटल के इलेक्ट्रोड को कनेक्ट कर दिया। अब बेटा उसी मेटल के इलेक्ट्रोड को एक हाई वोल्टेज सप्लाई से ये भी कनेक्ट कर दिए, और उसी को फिर बेटा इन्होंने भी वही वैक्यूम पंप लिया और प्रेशर को घटाने बढ़ाने का काम कर दिया। लेकिन वहां पे आप देखिए, वहां पे बेटा जो थॉमसन साहब थे, थॉमसन साहब ने एयर का यूज किया था, लेकिन इन्होंने हाइड्रोजन गैस का यूज किया। फर्क यही, सेटअप सेम था, लेकिन ये किसका यूज किए, हाइड्रोजन गैस का। देखिए इसीलिए मैं इलेक्ट्रॉन पे बहुत टाइम दिया, इलेक्ट्रॉन क्लियर है तो प्रोटॉन में कोई खेल नहीं है। इन्होंने क्या किया सर, इन्होंने तुरंत एयर की जगह पे, सबसे पहला डिफरेंस, एयर की जगह पे इन्होंने हाइड्रोजन गैस का यूज किया। अब इसके बाद ही यूज्ड परफोरेटेड कैथोड, इन्होंने परफोरेटेड कैथोड का यूज किया, एंड इट वाज प्लेस्ड समवेयर इन द सेंटर ऑफ ट्यूब। इन्होंने उस परफोरेटेड कैथोड को कहां पे रखा, ट्यूब के सेंटर पे रखा। कहां पे रखा, सेंटर पे। वो थॉमसन साहब क्या कहते, दोनों एंड पे रखे थे ट्यूब के, लेकिन इन्होंने कैथोड को कहां रख दिया, ट्यूब के सेंटर पे रख दिया। लगभग लगभग सेम है, बस दो डिफरेंस आया, एयर की जगह पे इन्होंने हाइड्रोजन गैस लिया और कैथोड को इन्होंने कॉर्नर की जगह पे सेंटर पे प्लेस कर दिया, बात खत्म। अब फिर वही ये भी क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, मतलब हाई वोल्टेज सप्लाई से झटका देंगे। देखिए अब इनका एक्सपेरिमेंट, ही पास इलेक्ट्रिसिटी एट हाई वोल्टेज एंड एट लो प्रेशर थ्रू हाइड्रोजन गैस। वहां पे थ्रू एयर था, यहाँ पे थ्रू हाइड्रोजन गैस टेकन इन डिस्चार्ज ट्यूब। अब इन्होंने ये काम कर दिया, अब काम तो कर दिया, अब आइए देखते हैं कि ये अच्छा कर्म हुआ या कांड हो गया। तो आइए अब चलते हैं हम लोग इनके ऑब्जर्वेशंस पे। यहाँ तक कोई दिक्कत, किसी को कोई तकलीफ नहीं सर, नहीं है तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं सर। आते हैं इनके ऑब्जर्वेशन पे। अब देखिए इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, ठीक है। तो इन्होंने सबसे पहले ऑब्जर्व किया कि एनोड से, ठीक है, एनोड से एक स्ट्रीम लहर की तरह कोई हैवी पार्टिकल की आ रही है। देखिए ही ऑब्जर्व दैट अ स्ट्रीम ऑफ हैवी पार्टिकल, किसी हैवी पार्टिकल की खूब बहुत तेज बहाव वर गिवन आउट बाय द एनोड। एनोड क्या कर रही है, किसी हैवी स्ट्रीम दे रही है, किसी हैवी पार्टिकल की बहुत तेजी से लहर आ रही है और वो पॉजिटिव चार्ज लेके आ रही है। देखिए दीज स्ट्रीम्स ऑफ पार्टिकल आर कॉल्ड एनोड रे। वहाँ पे कैथोड से निकली थी तो उसे हम लोग कैथोड रे बोलते हैं, यहाँ से एनोड से निकली तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, एनोड रेज। और एनोड रे कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, और वही एनोड रे क्या रखती है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कैरी करती है, और उसी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोटॉन्स। अब यहीं पे बेटा, ठीक है, मैं आपको एक चीज बता देता हूं। देखिए जो चार्ज होता है प्रोटॉन पे वो होता है 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम। देख लीजिए ये यहाँ पे हम ब्रैकेट लिख रहे हैं, प्रोटॉन पे P से डिनोट करते हैं, और प्रोटॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम। ऐसे मैं इलेक्ट्रॉन में बताना भूल गया बेटा, ये देख लीजिए चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है बेटा, नेगेटिवली चार्ज होता है, तो -1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम। अब इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का होता है बेटा, तो जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है 9.1 इंटू 10 के पावर -41 kg। ये आपका मास होता है किसका, इलेक्ट्रॉन का। बात खत्म, एकदम क्लियर हुआ।
प्रोटॉन की डिस्कवरी, हाँ सर, उन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया, डिस्चार्ज ट्यूब पे इन्होंने मेटल के इलेक्ट्रोड्स कनेक्ट किया, उसको हाई वोल्टेज सप्लाई से कनेक्ट किया और उसमें एक वैक्यूम पंप लगाया जिससे प्रेशर को घटा बढ़ा सकें। जो कैथोड था उसको आपके ट्यूब के सेंटर में लगाया। उसके बाद इन्होंने ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन गैस भरी, और ये एयर नहीं भरी, हाइड्रोजन गैस भरी, और फिर इन्होंने वोल्टेज सप्लाई पास किया। जैसे ही वोल्टेज सप्लाई पास किया लो प्रेशर पे, इन्होंने देखा कि एक बहुत ही तेज से हैवी स्ट्रीम आ रही है एनोड से, जो कैरी करती है पॉजिटिव चार्ज को। तो वो जो स्ट्रीम थी या जो रे थी उसको हम लोग एनोड रे बोलें, और जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जो एनोड रे कैरी कर रही थी उसे हम लोग प्रोटॉन्स बोलें। यहीं से हुआ हमारे प्रोटॉन्स की डिस्कवरी। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं सर। तो बेटा इलेक्ट्रॉन्स का कहानी अगर आप अच्छे से जान जाओगे तो प्रोटॉन्स पे कोई दिक्कत है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। चलें आगे। हाँ सर, तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ा जाए सर। मज़ा आ रहा होगा? हाँ सर, मज़ा तो आ रहा है एक कदम। चलिए अब देखिए यहाँ पे आ गया। अब हम लोग आते हैं चैप्टर पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की वजह से तो सारा मैटर फैला, सारा रायता तो यहीं से आया। तो वो रायता जो फैला उसको हम देखें कि ये रायता आया कहाँ से। ठीक है, ये मैटर आया कहाँ से, ये इलेक्ट्रॉन आया कहाँ से, ये प्रोटॉन आया कहाँ से। अब जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की कन्फर्मेशन हो गई तो अब आता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। क्यों स्ट्रक्चर ऑफ एटम? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आते ही डाल्टन की थ्योरी का सत्यानाश। बात खत्म, डाल्टन की थ्योरी। चल भैया नमस्ते डाल्टन साहब, अब आपका खेल यहीं तक, फिर मिलेंगे हम लोग। ये वही कह के डाल्टन साहब को निकाल दिया गया। क्यों? क्योंकि भाई डाल्टन साहब बोले थे कि एटम इंडिविजिबल है, एटम को अलग नहीं कर सकते हैं। लेकिन भाई यहाँ पे थॉमसन साहब और गोल्डस्टीन साहब ने तो खेल कर दिया। इन्होंने एक्सपेरिमेंट से प्रूव कर दिया कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन होते हैं। इसका मतलब कि डाल्टन की थ्योरी पहले फेल हुई, इनको किनारे करो, हम डाल्टन की थ्योरी अब नहीं मानेंगे। अब ये हुआ, फिर वही बात कि एटम के अंदर ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं, तो रहते कैसे पहले ये बताओ भाई। ठीक है, कैसे रहेंगे? दो झगड़ालू आदमी एक घर में रह के कैसे इतना शांत हो जा रहे हैं? तो ये बताने के लिए, यही समझाने के लिए कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स कैसे रहते हैं, कई सारे साइंटिस्ट ने अपनी अपनी एटॉमिक थियरी को दिया। जब उस थ्योरी में सबसे पहले नंबर पे आते हैं हमारे जो इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरी वाले थॉमसन साहब। कौन आता है? थॉमसन साहब। और बेटा इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जब थॉमसन साहब ने की तो थॉमसन साहब समझे, अब भाई वो उन्होंने तो एक्सपेरिमेंट से बता दिया, सब लोग मान लिया कि नहीं भाई बात तो सही है इनकी। लेकिन अब ई सोचे कि अब हम अपने बहाव में निकाल लेते हैं, एक थ्योरी भी दे दिए। लेकिन इनकी थ्योरी एकदम सुपर फ्लॉप रही, बहुत दिन तक नहीं चली, और इसको तुरंत इनको ओवरटेक किए रदरफोर्ड साहब। कौन? रदरफोर्ड साहब। रदरफोर्ड साहब ने बेटा लगभग 80-90% थ्योरी को एकदम सटीक बताया था, लेकिन बस थोड़ी मोड़ी गलती कर दिए थे। अब आप पूछोगे क्या गलती किए थे, वो हम आगे बताएंगे। ठीक है, बार बार थोड़ा पिक्चर का आपको ट्रेलर बताते चल रहे हैं। उन्होंने क्या गलती किया वो मैं आपको भी आगे बताऊंगा, लेकिन उन्हीं की गलती को बस सुधारा। और जो बोर्स मॉडल, नील बोर्स साहब रहे, ये बोर्स साहब जो अपनी थ्योरी दिए, एकदम रिजिड परफेक्ट थ्योरी, ये जो आज तक हम आप पढ़ते आते हैं। बस तो इन चैप्टर में, इस चैप्टर में हमें इन तीन लोगों के एटॉमिक मॉडल को डिस्कस करना है। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम कहाँ से आया, क्लियर हुआ? देखिए, अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटॉमिक थ्योरी एटम्स आर इंडिविजिबल एंड इंडेस्ट्रक्टिबल। न तोड़ सकते हैं, न तोड़ फोड़ नहीं सकते हैं एटम के साथ। लेकिन द डिस्कवरी ऑफ टू फंडामेंटल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इनसाइड एटम लेड टू द फेलियर ऑफ दिस एस्पेक्ट ऑफ डाल्टन्स थ्योरी। डाल्टन की इस थ्योरी को ये लोग फेल कर दिए, सब एटॉमिक पार्टिकल की डिस्कवरी होते ही। टू नो द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, हम लोग इसका अरेंजमेंट देखने के लिए कई सारी थ्योरी के बारे में अब देखेंगे। मेनी साइंटिस्ट प्रपोज्ड देयर वेरियस एटॉमिक मॉडल। तो आइए बेटा देखिए, हमको पता चल गई ये तीन लोग के बारे में, तो एक एक करके इन तीनों लोग की थीसिस को हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? एकदम कुछ भी दिक्कत आ रहा है? नहीं सर,
आप स्कूल में पढ़ रहे होंगे, स्कूल में आपके टीचर एकदम लपेट लपेट के खड़ा खड़ा पढ़ा के चले जाते हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आता है। तो अब देखिए एकदम प्योर, कुछ भी दिक्कत आ रही है नहीं सर, तो बस आएगी भी नहीं, ये मेरी गारंटी है। कॉपी पेन लेके लेक्चर खत्म होने तक नोट्स के साथ इसको पढ़ डालिए, एनसीईआरटी लगा डालिए, कुछ अलग से क्वेश्चन आप अपने साइड बुक से प्रेफर करके लगा सकते हैं, वहां से लगा डालिए, बात खत्म, सेवा समाप्त, कोई दिक्कत नहीं। एक नंबर छूट गया तो हम यहीं हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं, ठीक है। चलिए फटाक से स्क्रीनशॉट करिए, आते हैं हम लोग अपने पहले मॉडल पे। पहला मॉडल कौन दिया? थॉमसन साहब। और मैं आपको पर्सनली बताऊं तो ये थॉमसन साहब का मॉडल बिल्कुल हमको तुक्के वाला मॉडल लगा। क्या? तुक्के का मॉडल, मतलब ये क्या बोल रहे हैं सर? अब तुक्के का मॉडल ये था कि सर इन्होंने अपने मॉडल को कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कैसे रहते हैं, ध्यान से सुनिए, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कैसे रहते हैं, इनके बारे में इन्होंने कोई जांच पड़ताल नहीं की। तुक्के पे बोला, एक दिन इनका मन करा था वाटरमेलन खा रहे थे, तरबूज तरबूज, और देखा अरे बढ़िया लग रहा, आओ इसी पे मॉडल लेते हैं। हमको तो लग रहा है कि यही किए हैं, ऐसा कहना नहीं चाहिए लेकिन हमको लग रहा है। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या किया, अपने थॉमसन के मॉडल को वाटरमेलन के साथ कंपेयर किया और उन्होंने बताया कि वाटरमेलन के अंदर ये जो उसके ब्लैक सीड्स होते हैं, ब्लैक सीड्स, ये हैं हमारे इलेक्ट्रॉन, कि ये जो उसके अंदर जो बीज होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स फैले हुए हैं, और वो जो रेड एरिया होता है जिसे हम आप चाव से एकदम खाते हैं वो प्रोटॉन्स हैं। अब देखो, देख रहे हो क्या बोला इन्होंने, कि वो जो प्रोटॉन्स हैं जिसको हम लोग खाते हैं वो रेड एरिया, और जो उसके अंदर के बीज हैं वो क्या है, वो आपके पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स मीनिंग प्रोटॉन है। देखिए जे थॉमसन वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट, हाँ भैया, लेकिन यहाँ पे इन्होंने ये महारत हासिल कर ली, एटॉमिक मॉडल देने के पहले साइंटिस्ट, टू प्रपोज द मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। थॉमसन मॉडल ऑफ एटम वॉज सिमिलर टू क्रिसमस पुडिंग। हाँ भैया, इन्होंने क्रिसमस पुडिंग, अभी देखिए कितना सही टाइम पे हम लोग वीडियो बना रहे हैं, ये देखिए एकदम क्रिसमस आ ही गया हमारे सर पे, तो वो क्रिसमस में वो जो सेंटा का वो जो पेड़ वेड़ नहीं होता है भैया, वो उस पर भी इन्होंने किया, उसके ऊपर जो चॉकलेट वॉकलेट लटकी होती है उसे इन्होंने क्या बताया कि ये इलेक्ट्रॉन्स है, और वो जो पूरा पेड़ है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है। देखिए, द इलेक्ट्रॉन्स इन द स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज वर लाइक करेंट्स। करेंट्स क्या? वही ड्राई फ्रूट्स और जो भी मैं बताया ना आपको चॉकलेट वॉकलेट लटके होते हैं, वो क्या है, ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं इन अ स्फेरिकल क्रिसमस पुडिंग। किसके अंदर? स्फेरिकल क्रिसमस पुडिंग के अंदर। अच्छा, और पहला तो ये क्रिसमस पुडिंग, और दूसरा जो मैं आपको बताया वाटरमेलन। देखिए, इट कैन ऑल्सो बी कंपेयर्ड विद अ वाटरमेलन, ठीक है, तरबूज के साथ। भाई बताओ, तरबूज को भी नहीं छोड़ा भाई उनने, तरबूज के साथ कंपेयर किया, इन विच द पॉजिटिव चार्ज इन एन एटम इज स्प्रेड ऑल ओवर, जो पॉजिटिव चार्ज ऑल ओवर स्प्रेड है इन अ एडिबल पार्ट, जो हम लोग खा लेते हैं, while the electron studded in the positively charged sphere like the seeds in the watermelon। जो seeds है उसकी तरह spread है कौन? electrons। ये इन्होंने बेटा पहला अपना ये atomic model दिया था। किसने? Thomson was the first scientist to propose an atomic model that how can electrons and protons reside inside an atom, कैसे रहते हैं। ठीक है, सही है गलत है वो तो बात की बात है, लेकिन इन्होंने जो दिया था पहले मैं आपको वो एक्सप्लेन किया। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं है तो फटाक से स्क्रीनशॉट करिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग सर। और अब देखते हैं, अब वही बात है, वो तो अरेंजमेंट था, अब आते हैं पॉस्टुलेट्स पे, मतलब अब इन्होंने उससे कंपेयर करके क्या क्या बताया। तो देखिए, पहला, इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज। इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एटम के अंदर एम्बेडेड है, फैले हुए हैं पॉजिटिव चार्ज की तरह। ठीक है, देखिए, एम्बेडेड इन द स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम, मतलब पॉजिटिव चार्ज पूरा फैला हुआ है और उसके अंदर जगह 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 इलेक्ट्रॉन्स है, पहला। दूसरा क्या बोला? द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। अब देखो, पूछा गया कि ठीक है ये बात बताइए कि एटम स्टेबल कैसे है, तो वो बोले कि जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है वो बराबर है,
और वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं और एटम हमारा स्टेबल रह जाता है। देखिए, द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, देयरफॉर द एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एक दूसरे को कैंसिल आउट करके एटम हमारा एक न्यूट्रल बन जाता है। इन्होंने दूसरा पोस्टुलेट दिया। तीसरा, मास ऑफ एटम इज अज्यूम। हाँ, अब इन्होंने बोला कि मास कहीं एक जगह नहीं है एटम का, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब कि अगर ये आपका एटम है और अगर इस एटम को हम लोग ऐसे 4 भाग में काटते हैं और एक भाग एटम का निकाल लेते हैं, तो बेटा वो ये जो अगर पूरे का मास m था तो ये m/4 अगर आप निकाल लिए तो अब जो बचेगा वो बचेगा 3m/4। क्यों? क्योंकि इनका ये कहना था कि जो एटम का पूरा मास है वो ऑल ओवर यूनिफॉर्मली स्प्रेड है, फैला हुआ है। ये इनके पोस्टुलेट्स थे और थॉमसन के पोस्टुलेट्स आपसे 2 मार्क्स के अंदर आते हैं। चाहे ये 2 मार्क्स में आएगा, चाहे ये 2 मार्क्स में आएगा। या तो ये बोलेगा व्हाट आर द पोस्टुलेट्स ऑफ थॉमसन एटॉमिक मॉडल और व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ। इसका मतलब लिमिटेशन आ गया, इसका मतलब कि इनकी थ्योरी हो गई फ्लॉप, एकदम फ्लॉप, पिक्चर चली नहीं। ठीक है, बॉम्बे वेलवेट जैसी हो गई, एकदम चल में नहीं की, फ्लॉप हो गई। अब देखिए क्या हुआ, जे थॉमसन मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन, क्या क्या नहीं एक्सप्लेन कर पाए, द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट ऑफ अदर साइंटिस्ट। ठीक है, अब बेटा उसी टाइम पे रदरफोर्ड मॉडल मतलब रदरफोर्ड साहब एग्जिस्ट कर लिए, हम गुंडा हैं। और रदरफोर्ड साहब बोले एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है। अब ये तो नया खेल हो गया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तक तो ठीक रहा भैया, अभी न्यूक्लियस आएगा। तो अब इन न्यूक्लियस कैसे, तो इसको तो इन्होंने कुछ बताया ही नहीं। देखिए, थॉमसन मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट ऑफ अदर साइंटिस्ट सच एज रदरफोर्ड एज देयर इज नो न्यूक्लियस इन एटॉमिक मॉडल प्रपोज्ड बाय थॉमसन। थॉमसन अपने एटॉमिक मॉडल में न्यूक्लियस का कोई नाम चर्चा ही नहीं की। कोई नाम कौन है न्यूक्लियस भाई, हम नहीं जानते। तो वहां पे पहला ड्रॉबैक आ गया। और दूसरा, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। ठीक है, अब वही बात है कि इन्होंने बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर नंबर में है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज हैं वो एक साथ इतने पास रह के एटम कैसे इतना स्टेबल रह पाता है। देखिए, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम, दैट इज हाउ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कुड रिमेन सो क्लोज टुगेदर। इतना पास कैसे रहते हैं, इसको इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। अब नहीं किया तो भाई मैटर गड़बड़ा गया। न्यूक्लियस के बारे में नहीं बताया, मैटर गड़बड़ा गया। इनकी पिक्चर हो गई फ्लॉप, ये साहब हो गए फ्लॉप। ठीक है, अब फ्लॉप हो गए तो फ्लॉप हो गए तो कोई नया तो आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? हाँ सर बिल्कुल आएगा। तो चलिए यहाँ तक ये वाली पिक्चर तो सुपर हिट जा रही होगी ना, ये वाली पिक्चर तो मजा आ रहा होगा, एकदम बढ़िया समझ में आ रही होगा। चलिए आ रहा है तो फटाक से बेटा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, एकदम फुल एनर्जी के साथ रहिएगा। बोर होगा तो बताइएगा कि सर ज़्यादा लंबा हो जाता है ना सर, तो थोड़ा बोरियत आ जाती है। अब आता है आपकी बोरियत को मिटाने रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। ये एकदम समझ लो ये बाप दादा रहे किसके, एटॉमिक मॉडल जितने थे लगभग इन्होंने काम कर दिया रहा। ये गोल्ड फॉयल का एक्सपेरिमेंट बहुत फेमस इनका एक्सपेरिमेंट है, आपको पता होगा गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था। चलिए आइए देखते हैं इनका एक्सपेरिमेंट, इनकी चीज़ें, इनके जो भी थीसिस थी उनके बारे में, क्या क्या किया, कैसे कैसे किया, पोस्टुलेट। लेकिन फ्लॉप तो इनका भी हुआ रहा ना थोड़ा सा, हाँ सर, तो उनके भी लिमिटेशंस देखेंगे। चलिए तो देखिए, अर्नेस्ट रदरफोर्ड डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट टू नो हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड विद इन द एटम। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। चलो भाई, कम से कम ये तुक्केबाजी पे काम नहीं किए, इन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया कि कैसे एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन रहते हैं। इन्होंने फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट कर दिए गोल्ड फॉयल से। देखिए कैसे ही बम्बार्डेड अ फास्ट मूविंग, ये ए नहीं है बेटा, अल्फा पार्टिकल्स हैविंग अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी।
इसके पास अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट किया जिसके पास लगभग कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी थी ऑन अ थिन शीट ऑफ गोल्ड फॉयल। बहुत इंपॉर्टेंट, क्या? गोल्ड फॉयल। किसका बम्बार्डमेंट? अल्फा पार्टिकल। देखिए बम्बार्डमेंट कहाँ से? थ्रू अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट किया थ्रू गोल्ड फॉयल। these alpha particles are double charged helium ions। ये क्या होते हैं? डबल चार्ज हीलियम आयन होते हैं। हीलियम एटॉमिक नंबर 2, याद है ना? हाँ सर। और जिसका मास कितना था? 4 एटॉमिक मास यूनिट, हैविंग अ मास ऑफ 4u। मतलब फिर से समराइज करते हैं क्या क्या पढ़ती है सर। अब देखिए इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। क्या किया? एक फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट कराई थ्रू अ थिन शीट ऑफ गोल्ड फॉयल, थिन शीट ऑफ गोल्ड फॉयल, और वो कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी लेके अल्फा पार्टिकल उसके थ्रू पास हुए। ठीक है, क्यों ऐसा? क्योंकि वो हीलियम 2 हीलियम आयन कंटेन करते थे जिसका 4 यूनिट मास था। अब सबसे पहली बात आपके डाउट आया कि सर एक बात बताओ, ये काहे गोल्ड है फॉइल वाली है? भाई आया कि नहीं आया? हाँ। अब हम लोग हिस्ट्री तो पढ़ नहीं रहे कि यह बाबर के पिताजी ये रहे तो ये अकबर ये रहे तो ये वो रहे, और पता नहीं कौन कौन कहानी हम लोग पढ़ लेते, तो ऐसा तो है नहीं। ठीक है, ऐसा कोई बात है नहीं है। ठीक है, हम लोग को बता दिया जाएगा कि औरंगजेब इनको मारा उनको मारा, लेकिन हम लोग को छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में बताया ही नहीं जाएगा। ठीक है, तो लेकिन अब जैसे अब वो औरंगजेब और ये लोग तो हिस्ट्री है भाई। ठीक है, हम लोग को मुगल हिस्ट्री पढ़ा देते हैं, लेकिन हम लोग कभी उसका प्रूफ देखे नहीं। लेकिन यहाँ पे क्यों लिया गोल्ड फॉयल, इसका प्रूफ है। देखिए, ही सेलेक्टेड अ गोल्ड फॉयल। क्यों? बिकॉज ही वॉन्टेड अ लेयर एज थिन एज पॉसिबल। वो क्या चाहते थे? एक लेयर चाहते थे जो पतले से पतला, एकदम बहुत ही पतला। ठीक है, देखिए, he selected a gold foil because he wanted a layer as thin as possible, as thin as possible, एकदम पतले से पतला होना चाहिए। This gold foil was about 1000 atoms thick, और ये गोल्ड फॉयल लगभग बस 1000 एटम इतना मोटा रहा बस। अब आप 1000 एटम, अब एटम की क्या औकात, इतना एकदम बियॉन्ड इमेजिनेशन, इतना छोटा है भाई। ठीक है, अब इट वॉज एक्सपेक्टेड बाई हिम दैट अल्फा पार्टिकल would be deflected by the subatomic particle in gold atom। अब होगा क्या? गोल्ड एटम से जब अल्फा पार्टिकल गया, पार किया, तो अब बोला कि जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है उससे जब वो जाएगा गोल्ड एटम तो उसको डेफ्लेक्ट करेगा ना भाई, कोई ना कोई चार्ज है तो उसको डेफ्लेक्ट करेगा। अब उससे हम बता देंगे कि कहाँ पे क्या है। बहुत बेहतरीन एक्सपेरिमेंट इन्होंने परफॉर्म किया रहा भाई, एकदम इनको बोल सकते हैं कि फादर ऑफ एटॉमिक मॉडल हैं ये, मजाक नहीं किए थे, एकदम परफेक्ट बात बता रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, देयर विल बी स्मॉल डिफ्लेक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल वर मच हैवियर देन प्रोटॉन। देयर विल बी स्मॉल डिफ्लेक्शन एज अल्फा पार्टिकल वर मच हैवियर देन प्रोटॉन। अब यहाँ पे हल्का ही डिफ्लेक्शन होगा, क्यों? क्योंकि अल्फा पार्टिकल बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं प्रोटॉन से। ठीक है, अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिवली चार्ज था, ये बात याद रखिए। यहां तक क्लियर? देखिए इनका एक्सपेरिमेंटल सेटअप, यहां पे एक अल्फा पार्टिकल का सोर्स लिया और यहां से इन्होंने एक थिन उसके थ्रू ये गोल्ड फॉयल है और अल्फा पार्टिकल का इस पे बम्बार्डमेंट करा दिया। ठीक है, अब बम्बार्डमेंट यहां तक करा दिया। अब करा दिया तो हुआ क्या, ये देखा जाए हम लोग। तो आइए यहां तक पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे देखते हैं कि क्या हुआ। ठीक है, अब आता है ऑब्जर्वेशन। देखिए बेटा, वो अल्फा को ए हो गया है, माफ करिएगा हमारे एडिटर साहब को। ठीक है, हो जाता है भाई, इंसान ही है। ठीक, ऑब्जर्वेशन क्या बताया? अब इन्होंने सब बात करा ली, अब ऑब्जर्वेशन देखा जाए कि हुआ क्या भाई, कुछ तो बात व्यवहार हुआ होगा। हाँ सर, तो हुआ क्या? देखिए, पहला जो देखा इन्होंने कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल बिल्कुल सीधा निकल गया बिना कोई डेफ्लेक्शन के।
मतलब और बहुत ज़्यादा बेटा, लगभग 90-95% ऐसे सीधे सीधे निकल गया बिना किसी डेफ्लेक्शन के। देखिए, मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स पासेस स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल, एकदम सीधा सीधा निकल गया, कोई दिक्कत नहीं हुई इनको। ठीक, अब दूसरा, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल, कुछ बहुत ही तुच्छ एकदम कम, वर डिफ्लेक्टेड बाय द फॉइल विथ स्मॉल एंगल्स, बहुत कम ऐसे फॉइल मतलब अल्फा पार्टिकल से जो थोड़े मोड़े एंगल से डेविएट किए, और बहुत ही कम 1 in 12,000 अगर रे थी तो उसमें कोई एक रे ऐसी थी जो किसी चीज से टकराने के बाद रीबाउंड हो गई, वापस आ गई। इसका मतलब कुछ तो अंदर है जिससे टकरा के वापस आ रहे हैं। देखिए इनका एक्सपेरिमेंट, ये अल्फा पार्टिकल आया, ठीक है, अब हुआ क्या, यहीं पे मैं आपको कहानी समझा देता हूं। मोस्ट ऑफ द रेज बिना कोई डिफ्लेक्शन के निकल गई। यहां से इन्होंने ऑब्जर्व किया कि मोस्ट ऑफ द पार्ट इनसाइड एन एटम इज एम्प्टी, खाली है। क्या है? खाली है। ठीक, और दूसरा ये एक्सपेरिमेंट देखा कि वहां पे कोई एक हैवी सी चीज है, एक हैवी सी चीज है जो एटम के सेंटर में रेसाइड करती है, ठीक है, और वो बिल्कुल ही एकदम मजबूती से पॉजिटिवली चार्ज्ड है, क्योंकि उस पे जब अल्फा पार्टिकल गया रहा वो रीबाउंड हो गया। और तीसरा कि उस हैवी पार्टिकल से, उस हैवी चीज के आसपास से भी कोई अगर अल्फा पार्टिकल जा रही है तो वो कुछ एंगल डिफ्लेक्ट हो जा रहा है। देखो अल्फा पार्टिकल गया, यहाँ देखिए यहाँ पे कुछ स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट कर गया, एंड मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल गोज स्ट्रेट, और जब उसके पास से गया तो थोड़ा डिफ्लेक्शन हुआ। ये 3 ऑब्जर्वेशन इन्होंने किया और ये वाला रीबाउंड हो गया। ये 3 ऑब्जर्वेशन इनके अंदर आया। अब आता है इनका पोस्टुलेट। अब इतना तो एक्सपेरिमेंट था ना, अब ये समझाएंगे कि उससे क्या आया, और समझा मैं दिया आपको। चलिए वही अब क्या समझाया कि वही जो अब ये बताएंगे कि मोस्ट ऑफ द स्पेसेस आर एम्प्टी इनसाइड एन एटम, और वो जो हैवी चीज जो सेंटर पे है उसे ही हम आप न्यूक्लियस कहते हैं, और पूरा का पूरा एटम का मास उसी न्यूक्लियस पे सेंटर्ड होता है। देखिए यहाँ तक क्लियर है बेटा? तो स्क्रीनशॉट लीजिए और हम लोग तुरंत आते हैं इनके कंक्लूजन पे। क्या क्या कंक्लूड किया इन्होंने, तो देखिए जो मैं आपको बता दिया, मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड एन एटम इज एम्प्टी, खाली है, खाली है। दिस इज बिकॉज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल, इसी की वजह से मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल एकदम सीधे निकल गया बिना किसी डिफ्लेक्शन के, पहला बात। दूसरा, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ। ये क्या इंडिकेट करता है? देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज ऑफ एन एटम ऑक्यूपाई वेरी लिटिल स्पेस। कोई एक पॉजिटिव ऐसा चार्ज है जो बहुत छोटी सी जगह एटम के अंदर लेता है, वहां से जब कोई चार्ज जा रहा है तो वो एंगल से डिफ्लेक्ट हो जा रहा है। तीसरा, a very small fraction of alpha particle were deflected by 180 degree। 180 डिग्री मतलब जैसे जाना वैसे आना, ठीक है। अब that is rebound। This indicate all the positive charge and a mass of gold atom were concentrated in a very small volume within the atom, जिसको बाद में इन्होंने न्यूक्लियस बताया। क्या बताया? न्यूक्लियस। ये तीनों के बारे में मैंने आपको बता दिया, कोई दिक्कत नहीं सर। आइए अब एक नोट है, नोट देख लीजिए, ज्ञान की बात तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? फ्रॉम द डेटा ही ऑल्सो कैलकुलेटेड, और उसी डेटा से ये एक और बात बताएं, कहा ना फादर हैं, ये बाप दादा हैं मॉडर्न एटॉमिक मॉडल के, बहुत इंपॉर्टेंट इनका योगदान है। देखिए, फ्रॉम द डेटा ही ऑल्सो कैलकुलेटेड द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज अबाउट 10 to the power 5 times लेस देन द रेडियस ऑफ एटम। कि इन्होंने उस डेटा से कैलकुलेट किया कि जो एटम का रेडियस होगा उससे 10 to the power 5 टाइम्स, मतलब 10 to the power लगभग बहुत बड़ा लाख टाइम्स भाई, ठीक है, जो रेडियस है उसका छोटा है। किसका? 8, मतलब आपके एटम के न्यूक्लियस का। देखिए, फ्रॉम द डेटा ही ऑल्सो कैलकुलेटेड द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज अबाउट 10 to the power 5 टाइम्स लेस देन द रेडियस ऑफ एटम।
क्लियर यहाँ तक? कोई तकलीफ नहीं, कोई बोरियत नहीं, एकदम मजा आ रहा है? हाँ सर मजा आ रहा है। फटाक से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, तब मजा आ रहा है तो स्क्रीनशॉट लीजिए भाई। और अब आते हैं हम लोग इनके फीचर, इनके पोस्टुलेट, और तब लास्ट में पहुंचेंगे इनकी बेचारे की छोटी सी एक गलती के बारे में। ठीक है, आई फीचर्स। देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज हाईली डेंस्ड सेंटर्ड इन एटम कॉल्ड न्यूक्लियस। सर सारी बात मैंने आपको बता दी है, बस नोट्स पर्पज से आपके लिए मैं पढ़ते जा रहा हूं। नियरली द होल मास ऑफ एटम इज रिसाइड इनसाइड द न्यूक्लियस, बता दिया हूं। हाँ सर। नेक्स्ट, द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व। हाँ ये बात नहीं बताई हमने आपको ना। हाँ, इलेक्ट्रॉन्स, इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेट होते हैं। और ये तो बात बहुत गलत नहीं बताई, बिल्कुल सही बताई, बस इसी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए बेचारे, जिसकी वजह से इनका थीसिस गड़बड़ा, बहुत तकलीफ होती है इनके लिए। ठीक है। तीसरा, द साइज ऑफ nucleus is 10 to the power minus 15 meter, is very small as compared to the size of atom, that is 10 to the power minus 10 meter. अब यहाँ पे भी इन्होंने एक नोट बताया, देखिए, Rutherford suggested that his model of atom was similar to solar system. किसके सिमिलर है? सोलर सिस्टम के। सोलर सिस्टम से इन्होंने लिया, ठीक है, और बताया कि वो जो सन है वो न्यूक्लियस है, और जितने भी प्लैनेट्स हैं जो सन के अराउंड रोटेट कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। देखिए, इन द सोलर सिस्टम द डिफरेंट प्लैनेट्स आर revolving around the sun. Similarly, in the atom, electrons are revolving around the nucleus. So, these electrons are also called planetary electrons. इसीलिए इन इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग प्लैनेटरी इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं है तो फटाक से इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग आते हैं इनके पोस्टुलेट और इनके ड्रॉबैक पे। देखिए, अब पोस्टुलेट तो वही था ना, जो फीचर्स लिखा था बेटा, वही इनका पोस्टुलेट था। अब इनका ड्रॉबैक, बस इनसे एक आदमी ये पूछ दिया, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इनसे एक आदमी ये पूछ दिया कि जैसे मान लीजिए हमको बोला जाए कि सर ऐसे 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 आप चक्कर लगाते रहिए, रुकिएगा मत, ठीक है। हम बोले ठीक है भैया, लेकिन चलिए भाई, कह दी, कसम वसम दे दी से हम रुके नहीं, लेकिन भाई चलते 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 जब मेरी एनर्जी खत्म हो जाएगी, गिर के खत्म हो जाएंगे हम भी। होगा कि नहीं होगा? हाँ सर होगा। तो यही खेल इनसे पूछा गया कि एक बात बताओ सर, आपने बिल्कुल परफेक्ट मॉडल बताया, हमको बहुत जमा, लेकिन आपने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। हाँ, ये तो बात सही है। तो आप एक बात बताइए, वो इलेक्ट्रॉन्स जब रिवॉल्व कर रहे हैं तो एनर्जी रेडिएट कर रहे होंगे। हाँ, कही तो बात भी सही है आपकी। तो एनर्जी रेडिएट कर रहे होंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी धीरे 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 खत्म हो रही है। हाँ सर, ये भी बात सही है। और जब एनर्जी खत्म हो रही है तो अंत में घूमते 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 एक टाइम ऐसा आएगा कि वो इलेक्ट्रॉन बेचारा, एनर्जी जब जीरो हो जाएगी तो न्यूक्लियस के अंदर टपाक से गिर जाएगा। तब बेचारे यहीं पे वो शांत हो गए। क्यों? क्योंकि इस चीज को इन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाया। देखिए, टू रिमेन इन द सर्कुलर ऑर्बिट द इलेक्ट्रॉन वुड नीड टू अंडरगो एक्सेलरेशन, देयरफॉर इट वुड रेडिएट एनर्जी। क्या करेगी? एनर्जी रेडिएट करेगी। Thus, the revolving electrons would lose energy and finally fall into the nucleus. Therefore, matter would not exist, but this is not so. It means that atoms are quite stable. तो अब ये बात बताओ, अब इसका मतलब, अब एटम स्टेबल इन्होंने बोल दिया था, लेकिन जब वो गिर गया तो एटम स्टेबल कैसे रहा? नहीं रहा ना। तो it means that thus it could not explain the stability of atom when charged electrons are moving under the attractive force of positively charged nucleus. बस इसीलिए इनका एक ड्रॉबैक यहाँ से, जो सबसे मेजर ड्रॉबैक आया वो आया। और दूसरा ये बताएं, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बताएं, ठीक है, वेरियस एनर्जी लेवल्स नहीं बताएं, वेरियस सेल्स नहीं बताएं, इन चीज़ों को नहीं बताया। लेकिन बेटा इनकी थ्योरी को
बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया। कौन? बोर्स साहब ने, नील बोर्स, ठीक है। और उन्होंने अपना एटॉमिक मॉडल ले आया और कुछ नहीं किया, इन्हीं के लिमिटेशन को सुधार दिया, बात खत्म। कोई दिक्कत रदरफोर्ड मॉडल में? नहीं सर, नहीं है तो फटाक से स्क्रीनशॉट करिए, हम लोग आगे बढ़ा जाए। चलिए अब आ गए, देखिए कौन? बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम। बोर्स साहब कुछ नहीं किए, बस रदरफोर्ड के ड्रॉबैक को हटा दिया। देखिए, टू ओवरकम द ऑब्जेक्शंस रेज्ड अगेंस्ट रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, नील बोर्स पुट्स द फॉलोइंग पोस्टुलेट्स अबाउट द मॉडल ऑफ एन एटम। अब ये बेटा आपसे 3 मार्क्स में आपके एग्जाम में पूछता है, और जो फीचर ऑफ हम लोग पढ़े थे रदरफोर्ड का वो, और ड्रॉबैक वो भी पूछता है, पक्की बात है, ठीक है। तीनों मॉडल में जो आपका थीसिस है, मतलब फीचर या फिर पोस्टुलेट, वो पूछेगा, और उन दोनों लोग का ड्रॉबैक। इनमें से 1 से 2 सवाल आपके इस एग्जाम में आना कंफर्म है, बिल्कुल कंफर्म, एकदम डंके की चोट पर। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं सर। तो आइए अब इनके हम लोग एक एक पोस्टुलेट को पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए, एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस अराउंड विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन डिस्क्रीट ऑर्बिट। यहाँ पे इन्होंने पहली बात बताई, देखिए कि इलेक्ट्रॉन अलग अलग डिस्क्रीट ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, मतलब इन्होंने एनर्जी लेवल या इन्होंने शेल के बारे में बात किया। देखिए, दैट इज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन सर्टेन परमिसिबल ऑर्बिट। इनको इलेक्ट्रॉन को इन्होंने बांट दिया कि ये एकदम सर्टेन इसी चीज में उड़ेंगे घूमेंगे, इसके अलावा ये बाहर नहीं निकल सकते हैं। जो इस जगह का है वो इसी जगह दौड़ेगा, जो इस जगह का है वो इस जगह, जो इस जगह का है वो इस जगह ही चलेगा, ठीक। दूसरा, each of these orbits are associated with certain value of energy, और हर ऑर्बिट को इन्होंने सर्टेन वैल्यू ऑफ एनर्जी बताया, एनर्जी लेवल्स E1 E2 E3 E4। अभी मैं समझाता हूँ, एकदम मत गड़ो, एकदम ये लिखा है, डरिएगा मत, एकदम हलवा जी सा है, समझा दूंगा अभी, ठीक है। हेंस दीज ऑर्बिट्स आर कॉल्ड एनर्जी शेल्स और एनर्जी लेवल्स, यही तो बताया मैं आपको। एज द एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट इज फिक्स्ड, एनर्जी क्या है ऑर्बिट की? फिक्स्ड है, तो इसीलिए इसको स्टेशनरी स्टेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेशनरी स्टेट। अगला पोस्टुलेट, स्टार्टिंग फ्रॉम द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से शुरू किया इन्होंने, एनर्जी लेवल को या शेल को अपना नाम दिया। देखिए, अब देखिए ये पॉजिटिवली चार्ज आपका न्यूक्लियस, में एक आध दो बता के दिखाता हूँ। ये पहला सेल, ये दूसरा सेल, ये तीसरा सेल। चलिए 3 सेल के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, और इसी के साथ ये जो पहला सेल है इसको बोलें के सेल, ये दूसरा एल सेल, तीसरा एम सेल, ऐसे ही अगला एन सेल चलते रहेगा। तो यहाँ पे ये पहला सेल है इसलिए n = 1, ये दूसरा सेल n = 2, तीसरा सेल n = 3, n = 1 2 3। अब ये एनर्जी लेवल हो गई जिसको हम लोग E1 E2 E3 भी बोलते हैं, E1 E2 E3। अभी मैं समझाता हूँ, इतना अभी तक क्लियर हुआ होगा। तो ये देखिए, स्टार्टिंग फ्रॉम न्यूक्लियस एनर्जी लेवल आर रिप्रेजेंटेड बाय नंबर 1 2 3 4, या 1 2 3 4 से इन्होंने रिप्रेजेंट किया, या फिर अल्फाबेट KLMN एटसेट्रा, ठीक। द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन फर्स्ट एनर्जी लेवल, ये पहला एनर्जी लेवल E1 हैव लोएस्ट एनर्जी, जो सबसे न्यूक्लियस के पास जो पहले एनर्जी में होंगे उनके पास सबसे कम एनर्जी होगी, और जो सबसे बाहर होंगे उनके पास सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी। एनर्जी इंक्रीज ऑन मूविंग टूवर्ड्स द आउटर एनर्जी लेवल, बाहर जाने पे एनर्जी बढ़ते जाएगी। तो अगली बात क्या कही? एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिमेन सेम। अब सबसे जो मेन बात,
बोल दिए कि एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिमेन सेम, वो सेम रहेगी कब तक, जब तक वो अपने ऑर्बिट में है, मतलब जब तक अपने वो घर में रहेगा उसकी एनर्जी खत्म नहीं होगी। अब अगर इस एनर्जी लेवल E1 के इलेक्ट्रॉन को हम उठाकर एनर्जी लेवल 2 में डाल देते हैं, तब वो अगर घूमता है तो उसकी एनर्जी खत्म होगी। लेकिन अगर वो E1 वाला है अपने घर में बार बार दौड़ टहल रहा है, उसकी एनर्जी खत्म नहीं होगी। एनर्जी रेडिएट तभी होगी जब वो अपने डिस्क्रीट ऑर्बिट से निकल के किसी भी दूसरे ऑर्बिट में जाता है तब। यही बात इन्होंने अपने पूरे थीसिस में बोला। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं सर? नहीं है तो फटाक से उसका स्क्रीनशॉट करिए, आगे बढ़ा जाए हम लोग फटाफट और देखते हैं। ये देखिए वही मैं आपके सामने बना के ले आया हूं। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा, ये बेटा ये है न्यूक्लियस। कौन है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स रिजेंबल कर रहे हैं, रह रहे हैं। अब ये वेरियस एनर्जी लेवल है। ये पहला सेल के n=1, दूसरा L, n=3, M, n=3 और n=4। ठीक, पहले एनर्जी लेवल पे जो होगा उसको E1, इसको E2, इसको E3, इसको E4 बोलेंगे पहले, और ऐसे ऑर्बिट्स में जो रहेंगे। अगर अब देखिए ये E1 का इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये E1 का इलेक्ट्रॉन जब तक E1 में घूमेगा तब तक याद रखिए इसकी एनर्जी खत्म नहीं होगी। लेकिन इस इलेक्ट्रॉन को निकाल के हम दूसरे एनर्जी लेवल में अगर ले जाते हैं और फिर वो घूमेगा तब उसकी एनर्जी खत्म होगी। ठीक है, यही सबसे मेन बात जो रदरफोर्ड नहीं समझा पाए थे, बोर साहब ने समझाया कि until or unless the electron of first energy level remains in its discrete orbit, then it will not radiate energy, it will have infinite amount of energy। उस समय ये अपनी कोई भी एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा जब तक वो अपने डिस्क्रीट ऑर्बिट में है। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं सर? नहीं है तो ये देखिए एक बार इनका बेटा डायग्राम का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जब आपको आएगा तो आपको बनाना पड़ेगा। और इसके बाद अब हम लोग आते हैं न्यूट्रॉन के पास। न्यूट्रॉन्स, अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो आ गया। प्रोटॉन सबसे पहले डिस्कवरी हुआ था 1886 में, फिर इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई 1897 में, और फिर 1932 में। लगभग आपकी आज़ादी के 15 साल पहले न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई थी। और किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। चैडविक साहब ने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी। नो चार्ज, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। देखिए, अ न्यूट्रॉन इज अनदर सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक इन 1932। ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय N। These are electrically neutral particles and as heavy as protons। ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, मैं मीनिंग इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, लेकिन न्यूट्रॉन पे नो चार्ज, न्यूट्रल। लेकिन ये हैवी होते हैं, एज हैवी एज प्रोटॉन्स। ठीक है, अब एक और बात बेटा, एक बहुत इंपॉर्टेंट ज्ञान की बात यह है आपके एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से, न्यूट्रॉन्स हर एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। मतलब अब नई थीसिस नहीं, वही बात है कि प्रोटॉन के साथ साथ न्यूट्रॉन भी एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स अपने अपने डिस्क्रीट ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। अब वो किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब एक बात याद रखिए ज्ञान की बात, कि न्यूट्रॉन्स सभी एटम के न्यूक्लियस में होते हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है, मीनिंग n=0 कहाँ पे? हाइड्रोजन में। बस
ये आपके MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे अब हमारे तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी हो गई। क्या अभी तक आपको कोई दिक्कत है हम इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी, प्रोटॉन्स की डिस्कवरी और न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी देखें? हम लोगों ने थॉमसन मॉडल, उसका लिमिटेशन, उसके बाद रदरफोर्ड मॉडल, उसका लिमिटेशन, और उन रदरफोर्ड मॉडल के लिमिटेशन को एक्सप्लेन करने के लिए बोर्स मॉडल के बारे में पूरा देखा। और वो बोर्स का मॉडल आज तक हम लोग पढ़ते हैं। क्या यहाँ तक कोई तकलीफ किसी को है? नहीं सर, होनी भी नहीं चाहिए। क्लियर है? चलिए क्लियर है तो फटाक से स्क्रीनशॉट करिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग और आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, बोर्स एंड बरी दो भाई रहे। देखिए, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू डिफरेंट ऑर्बिट्स ऑफ एन एटम वाज सजेस्टेड बाय बोर एंड बरी। कौन बता दिया? बोर एंड बरी। फॉर राइटिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट एनर्जी लेवल सम रूल्स आर फॉलोड। कुछ रूल फॉलो होंगे कि किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो उस रूल में इन्होंने सबसे पहले एक फॉर्मूला दिया, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट इज गिवन बाय 2n स्क्वायर। क्या फॉर्मूला दिया? 2n स्क्वायर। अब देखिए, एट n इक्वल टू 1 मतलब पहले शेल में, ठीक, n इक्वल टू 1 मतलब फर्स्ट सेल। तो अब इधर पुट करिए, 2 इंटू 1 का स्क्वायर दैट इज 2 इंटू 1 दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन। मतलब इन्होंने ये बात बता दी कि आपके पहले एनर्जी लेवल या पहले शेल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। कितने? 2 इलेक्ट्रॉन। अब आते हैं एज इन दूसरे एनर्जी लेवल में देखने, एट n इक्वल टू 2 सेकेंड सेल। बेटा n इक्वल टू 2 कर देंगे तो ये 2 इंटू 2 का स्क्वायर दैट इज 2 इंटू 4 दैट इज 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा। कितना आएगा? 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो इन्होंने बताया कि दूसरे शेल में कितने? मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। और एज इन आप करते जाइए, ठीक है। देखिए रूल्स, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ सेल इज गिवन बाय द फॉर्मूला 2n स्क्वायर, वेयर n इज व्हाट? नंबर ऑफ ऑर्बिट या नंबर ऑफ एनर्जी लेवल दैट इज 1 2 3 अप टू सो ऑन। दूसरा, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज 8। दूसरा रूल इन्होंने बताया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट सेल में रह सकता है वो कितना है? वो 8 है। कितना? 8। और तीसरा, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अकोमोडेटेड इन अ गिवन सेल अनलेस द इनर सेल आर फील्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मतलब देखिए, आपको मतलब तो हमको पता है, अभी नहीं समझ में होगा, लेकिन अभी हम आपको समझा देते हैं कि अगर बेटा जब तक पहला सेल कंप्लीटली फिल्ड नहीं होगा, मतलब जब तक पहला सेल पूरी तरीके से नहीं भरेगा, मतलब जब तक पहला सेल फुल फिल्ड नहीं हो जाएगा, दूसरे सेल में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। याद रखिए, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, तो ऐसा नहीं है कि अगर पूरे एक एटम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है तो पहले सेल में 1 इलेक्ट्रॉन हो जाए, दूसरे में हो जाए, ऐसी बात नहीं होगी। अगर 2 ही एटम है इलेक्ट्रॉन के अंदर तो बेटा वो दोनों इलेक्ट्रॉन पहले सेल में रहेगा। जब 2 से ज़्यादा होंगे, क्योंकि 2 से ज़्यादा ये पहला सेल नहीं रख सकता है, तब आपके दूसरे सेल में जाएगा। फिर जब तक दूसरे में 8 पूरा फिल नहीं हो जाएगा तब तक वो तीसरे में नहीं जाएगा। मतलब जब तक इनर सेल कंप्लीटली फिल्ड नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में नहीं जा सकता है। यही बेटा डिस्ट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रॉन का डिफरेंट ऑर्बिट या डिफरेंट शेल के अंदर। फॉर्मूला याद रखेंगे 2n स्क्वायर। क्या कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? नहीं सर, नहीं है तो फटाक से स्क्रीनशॉट करिए। चलिए बेटा, अगर स्क्रीनशॉट हो गया तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। और अब आते हैं बहुत अच्छे और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, जिसका नाम है वैलेंसी। बेटा बहुत ही ज़्यादा
डाउट होता है हमें कि व्हाट इज वैलेंसी, वैलेंसी क्या होती है, इस चीज पे बहुत ज़्यादा हमको डाउट होता है। आप अभी भी अपने क्लास के बच्चों से अगर पूछें कि वैलेंसी क्या होती है तो पता है वो क्या बोलेंगे कि आउटर मोस्ट सेल में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वही उसकी वैलेंसी है। समझिएगा मेरी बात को, आउटर मोस्ट सेल में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वही उसकी वैलेंसी है। कोई अलग अलग तरीका बताता है वैलेंसी बताने का, लेकिन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, देखिए इसलिए मैं कुछ भी लिख के नहीं लाया हूँ उसके बारे में, क्योंकि मैं खुद समझाना चाहता हूँ आपको कि वैलेंसी क्या होती है। वैलेंसी क्या होती है बेटा कि कोई भी एटम अपने आप को स्टेबल करने के लिए, ध्यान से मेरी बात सुनिए, कोई भी एटम अपने आप को स्टेबल करने के लिए किसी भी दूसरे एटम से जितने इलेक्ट्रॉन लेता है या जितने इलेक्ट्रॉन देता है या जितने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है वही उसकी क्या होती है, वैलेंसी। या फिर एक लाइन में लिखें, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एटम, किसी भी एटम की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होगी वही उसकी क्या हो जाएगी, वैलेंसी। अब मैं आपको वैलेंसी का बताने का, निकालने का एक शॉर्टकट बताता हूं। 3 केस बनाएंगे। देखिए केस नंबर 1, क्या है केस नंबर 1, व्हेन एटम्स have 1, 2, 3 electron in their outermost shell। ध्यान से सुनिए, केस नंबर 1 ये बोलता है कि अगर किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल में 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है तो उस केस में वैलेंसी जो होगी वो बराबर होगी नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के। देखिए मतलब आपकी कहानी गलत कि अब इसका ये मतलब आप जब कहते थे कि आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंसी, तो भाई क्लोरीन के तो 7 होता है, क्या वैलेंसी 7 है? ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, जब तक किसी के आउटर मोस्ट सेल में 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तब तक ये आपकी बात सही होगी कि उस केस में जो वैलेंसी होगा वो नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के होगा। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल लिथियम एटॉमिक नंबर 3 होता है, मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12 होता है, एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 13 होता है। आइए इनका कॉन्फ़िगरेशन 3 होता है तो 2,1 पहले सेल में 2, दूसरे में 8 होता है, लेकिन एक तो एक ही रहेगा। इसका 12 होता है तो पहले में 2 रह सकते हैं, हाँ, दूसरे में मैक्सिमम 8 रह सकता है तो 8 2 10 हो गया, फिर तीसरे में 2 जाएगा। एल्यूमिनियम देखेंगे तो 2 8 3 हो जाएगा। तो इनके आउटर मोस्ट में देखेंगे तो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? हाँ सर। तो बेटा इनकी वैलेंसी हो जाएगी 1, इनकी वैलेंसी हो जाएगी 2 और इनकी वैलेंसी हो जाएगी 3। द मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, इनकी 1, इनकी 2, इनकी 3। लेकिन ये रूल तभी तक वैलिड है जब तक आपके आउटर मोस्ट सेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इसके बाद फिर क्या हुआ? तो अब आएगा खेल। देखिए खेल पे आते हैं हम केस नंबर 2 पे। देखिए सर कितना मजा आ रहा है सर। हाँ सर मजा तो आ रहा है। क्या केस नंबर 2? व्हेन एटम्स हैव, क्या हैव 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट सेल। अब यही हो सकते हैं भाई, ए आउटर मोस्ट में 1 2 3 4 5 6 7 8 यही हो सकते हैं। तो 1 2 3 की कहानी अलग, 4 5 6 7 की अलग, 8 की अलग, वैलेंसी खत्म।
इतना पंचायत जो आप पालते थे वैलेंसी कहानी में डायरेक्ट खत्म कर दिया। अब एक तरीका बता रहा हूं, देखिए जब आपके आउटर मोस्ट सेल में 4 5 6 7 अगर हो, उस केस में जो वैलेंसी होगी वो होगी 8, ध्यान से देखिए 8 माइनस नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। ध्यान से देख लीजिए, ध्यान से ये देख लीजिए, जब 1 2 3 होगा तो वैलेंसी वही होगी जो आउटर मोस्ट सेल में है, लेकिन जब 4 5 6 7 होगी तो हम उसको 8 में से घटा देंगे। क्या कर दिए, देखिए चारों का एक एक एग्जांपल बता देते हैं हम, एकदम कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे कार्बन एटॉमिक नंबर 6 है कि नहीं, हाँ सर। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, ठीक है। सल्फर एटॉमिक नंबर 16 और एज इन क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17। अब आप सभी लोगों को पता है इसका कॉन्फ़िगरेशन, पहले में 2 दूसरे में 4, इसमें 2 5, इसमें पहले में 2 दूसरे में 8 तीसरे में 6, इसमें 2 8 7। अभी मैं आपको परेशान मत होइए, टेबल भी बता देता हूं कि आउटर मोस्ट सेल में कैसे कैसे हम लोग चेक करेंगे, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए खेल आया ना, आउटर मोस्ट में 4, इसमें 5, इसमें 6, इसमें 7, और आपको बताया है जब आउटर मोस्ट में 4 5 6 7 आए तो उस केस में V इक्वल टू 8 माइनस आउटर मोस्ट दैट इज 4। जब 5 आए तो भी 8 माइनस आउटर मोस्ट दैट इज 3। 6 आए तो भी 8 माइनस आउटर मोस्ट दैट इज 2। 7 आए तो भी 8 माइनस आउटर मोस्ट दैट इज 1। बात खत्म, कोई दिक्कत नहीं। 2 केस बता दिया, पहला जब आउटर मोस्ट सेल में 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हो तो वैलेंसी वही आउटर मोस्ट सेल में है। जब 4 5 6 और 7 हो तो बेटा उस केस में वैलेंसी जब निकालनी हो तो हम 8 में से नंबर ऑफ आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को घटा देते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर, पक्की बात है। हाँ, अब आता है 23 नंबर, लास्ट तीसरा सबसे, जब आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन आए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां तक पहले स्क्रीनशॉट करिए। तो हम लोग केस नंबर 3 देखते हैं। आइए बेटा देखिए केस नंबर 3। when outer most shell have 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। या फिर एक और बात समझिए, एक केस आपका हीलियम का भी आएगा। हीलियम when first shell is filled, ये वाला केस आएगा। तो उस केस में बेटा देखिए रूल तो वही होगा, अगर हम लोग देखें रूल वही होगा पुराना वाला। क्या इस केस में भी वैलेंसी जो होगी वो होगी 8 माइनस नंबर ऑफ आउटर मोस्ट एक्सेप्ट हीलियम। हीलियम के केस को हम अलग से समझा देते हैं। अब इसमें क्या होगा, जैसे एग्जांपल देखते हैं, नियॉन 10, आर्गन 18। अब इसमें देखिए 2,8, इसमें देखिए 2,8,8। और बेटा अब यही नियम से हम लोग चलते हैं तो वैलेंसी बराबर 8 माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ पे भी वैलेंसी बराबर 8 माइनस 8 इक्वल टू 0। और जब किसी भी एटम की वैलेंसी 0 आती है तो उसका कई सारा नाम होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, नोबल गैस। क्या बोलते हैं, नोबल गैस। और क्या बोलते हैं, इनर्ट गैस। क्या बोलते हैं, इनर्ट गैस। और क्या बोलते हैं, जीरो ग्रुप एलिमेंट। और क्या बोलते हैं,
18 ग्रुप एलिमेंट, ये सब इनके नाम हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? नाम हो जाते हैं। तो हम आपको तीनों केस समझा दिए जब एटम की, अब एकदम एक शॉर्ट ट्रिक में वैलेंसी बताएं तो अगर किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसकी वैलेंसी भी 1, 2 या 3 ही होगी। लेकिन जब किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल में 4, 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, उस केस में हम 8 माइनस नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन करेंगे, वो उसकी वैलेंसी होगी। और 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो उस केस में हम 8 में से घटाएंगे तो वैलेंसी 0 आएगी, जिसको हम लोग नोबल गैस, इनर्ट गैस, जीरो ग्रुप एलिमेंट, इन आपको या फिर 18th ग्रुप एलिमेंट, इन सब तमाम नामों से जानते हैं। क्या वैलेंसी सभी को क्लियर? चलिए, अगर क्लियर है तो फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए बेटा, अगर स्क्रीनशॉट हो गया तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और अब हम आपको ये टेबल के साथ साथ पूरा चीज एक एक करके लाइन बाय लाइन समझा देते हैं कि कौन से एटम का क्या एटॉमिक नंबर होता है, उसके अंदर कितने प्रोटॉन्स होते हैं, उसके कौन से कितने शेल में एलिमेंट होते हैं, सब कुछ आपको बता दिया जाता है। तो देखिए, सबसे पहला आता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, उसको डिनोट करते हैं हम लोग H से, उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं 1। और याद रखिएगा, इस हाइड्रोजन के अंदर न्यूट्रॉन 0 होता है। याद रखिए, क्या? न्यूट्रॉन 0 होता है। अब एटॉमिक नंबर 1 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन 1, इसका कॉन्फ़िगरेशन 1। देखिए यहाँ लिखा है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0, तो यहाँ पे हम लोग को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। एज इन मास नंबर भी इसका 1 और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला H2। ऐसे ही हीलियम, एटॉमिक नंबर 2, उसका कॉन्फ़िगरेशन, उसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन, सब कुछ लिखा हुआ है। ऐसे ही कर करके बेटा आपको पहले 20 एटम्स के एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और उसका KLMN सेल का डिस्ट्रीब्यूशन, सब कुछ बताया हुआ है। तो ये टेबल आपके रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं ये टेबल आपके लिए लेके आया हूँ। बिल्कुल आप इसका स्क्रीनशॉट करके अपनी कॉपी में जिस जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है वो लिख लीजिएगा। क्लियर है? चलिए, अगर क्लियर है तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब बारी बारी से हम लोग आगे बढ़ते हैं और एटॉमिक नंबर क्या होता है उस पे चलते हैं। तो अगर एक लाइन में बताया जाए तो एटॉमिक नंबर जो होता है ये हमेशा बराबर होता है एटम में प्रेजेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। मतलब एक लाइन में समझिए तो एटम्स या एटॉमिक नंबर इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एन एटम। देखिए, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एटम। जो एटम के न्यूक्लियस के अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे? एटॉमिक नंबर बोलेंगे। देखिए, ऑल द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन इन देयर न्यूक्लियाई एंड हेंस दे हैव सेम एटॉमिक नंबर। उनका भी एटॉमिक नंबर क्या होगा? सेम होगा। एक और बात याद रखिए, इसको हम लोग Z से डिनोट करते हैं। किससे? Z से। और ये लिखा है फॉर्मूला, एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने हैं? 1। ऐसे ही कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने हैं? 6। ऐसे ही आपको नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 7 है। एज इट इज चलते जाता है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। एटॉमिक नंबर, हाँ एक और चीज याद रखिए, जैसे आपको लिखा है क्लोरीन, अब क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। तो देखिए, अगर इसको हम लोग डिनोट करें तो ऐसे डिनोट करते हैं 17, लेफ्ट साइड में सबस्क्रिप्ट में। जैसे अगर कोई एलिमेंट, जैसे मान लीजिए Z है, ठीक है, और इसका एटॉमिक नंबर मान लीजिए 3, तो ऐसे लिखा रहेगा। कोई एलिमेंट X है, उसका एटॉमिक नंबर 20 है, तो वो ऐसे लिखा रहेगा। लेफ्ट हैंड साइड पे सबस्क्रिप्ट में लिखा होता है। क्या लिखा होता है? सबस्क्रिप्ट में। कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ लिखा है, इट इज डिनोटेड बाय Z एंड रिटन एज सबस्क्रिप्ट टू लेफ्ट ऑफ द सिंबल। सिंबल के लेफ्ट में सबस्क्रिप्ट में लिखा होगा, उसे ही हम लोग बोलते हैं एटॉमिक नंबर। क्लियर? चलिए, क्लियर तो फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब एटॉमिक नंबर क्लियर है तो इसी के साथ साथ हम लोग तुरंत मास नंबर पर भी आ जाते हैं। एटॉमिक नंबर पता तो मास नंबर में क्या दिक्कत?
अब मास नंबर बिल्कुल आसान, देखिए एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन में आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को भी जोड़ दीजिए तो वो बन जाएगा मास नंबर। मतलब किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उसी को उस एटम का हम लोग मास नंबर कहते हैं। देखिए, इट इज डिफाइंड एज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एटम। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन टुगेदर आर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक साथ हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियंस, न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। और इसको डिनोट करते हैं ए से। किससे, ए से डिनोट करते हैं। अब ये देखिए, ए से डिनोट करते हैं भाई, और ये हमेशा, ठीक है, सुपरस्क्रिप्ट में लिखा होता है लेफ्ट साइड के। मतलब जैसे मान लीजिए कि किसी एटम का एटॉमिक नंबर या मास नंबर, आप एटॉमिक मास या मास नंबर 20 है तो ये लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ लिखा होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको फॉर्मूला दिया है, मास नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, या फिर हम सीधा बोल सकते हैं मास नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। जैसे देखिए, कार्बन एक एग्जाम्पल लेते हैं। कार्बन के अंदर 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 न्यूट्रॉन होते हैं, दोनों को हम ऐड कर देते हैं तो 12 हो जाएगा। इसलिए कार्बन का जो मास नंबर होता है वो होता है 12। कितना होता है, 12। देखिए, अब यहीं से अगर आपको नंबर ऑफ, कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछता है, इधर देखिए, यहाँ पे एक एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। A इक्वल टू क्या होता है, P प्लस N। थोड़ा शॉर्टकट लिखते हैं, मास नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब आपसे कभी कभी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पूछ देता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना हो तो A माइनस P हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। हाँ सर, बताइए। अब एक और चीज, P क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होता है, आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन हमेशा एटॉमिक मास के बराबर होता है। तो यहीं से हम लोग देखिए, हम ऐसा लिखते हैं, सिंस P इक्वल टू Z, हाँ, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होगा वो मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर कर दें तो नहीं आ जाएगा। हाँ सर, आ जाएगा। यहीं पे यहाँ पे लिखा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल्स टू मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। अब ऐसे ही हाइड्रोजन का देखिए, तो हाइड्रोजन N इक्वल टू मास नंबर 1 माइनस एटॉमिक नंबर 1, इसलिए 0 हो जाता है। और ये बहुत ज्ञान की बात है कि आपका जो बेटा हाइड्रोजन होता है वो इकलौता ऐसा एलिमेंट है जिसका न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं, 0 होते हैं। क्या आपको एटॉमिक नंबर और मास नंबर में कोई तकलीफ नहीं है? चलिए, नहीं है तो फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। और अब हम लोग थोड़ा सा इसी पे रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, फटाक से आप इतनी चीज जानने के बाद 1 मिनट भी नहीं लगेगा, आप इसका क्वेश्चन कर लेंगे। देखिए क्या लिखा है, एन एलिमेंट ए में बी रिटन एज, ऐसा लिखा है। देखिए, ए यहां लिखा है 24 और यहां लिखा है 12, और हम आपको यही बता दें कि ये गलत लिखा है। देखिए, तुरंत गलत लिखा है बेटा, ये ठीक है, थोड़ा सा टाइपिस्ट साहब की गलती हो गई होगी। ये 12 इधर रहेगा और 24 इधर होगा। ठीक है, तो अब आइए इसको हम लोग देखते हैं। ए यहाँ पे 12, यहाँ पे 24, कोई दिक्कत नहीं सर। अब हम कंपेयर कर लें तो ये देखिए, आपका कोई एलिमेंट अगर मान लेते हैं, कोई आपका ये मान लेते हैं कोई एलिमेंट है x, तो हम आपको बताए थे कि जो यहाँ पे लेफ्ट हैंड में होता है वो एटॉमिक नंबर और जो ऊपर होता है वो होता है मास नंबर। इन दोनों को आप कंपेयर करिए तो आपको यहाँ से दिख रहा है z इक्वल टू 12 एंड a इक्वल टू 24। अब आपका क्वेश्चन पूरा खत्म। व्हाट डज द सुपरस्क्रिप्ट, ठीक है, 24 इंडिकेट। देखिए यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन में, ये गलती हो गई, यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट 24, तो यहाँ पे 24 ए को इंडिकेट कर देता है, तो आप इसका आंसर तुरंत यहाँ लिख देंगे मास नंबर। क्या इंडिकेट करता है, मास नंबर। व्हाट डज सबस्क्रिप्ट इंडिकेट, ये नीचे z मतलब एटॉमिक नंबर इंडिकेट कर रहा है। कितना आसान बन गया क्वेश्चन। हाँ, अब तीसरा पार्ट, व्हाट आर द नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन एटम ए। कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको तुरंत A इक्वल टू P प्लस एन पता है। हाँ सर, A इक्वल टू P प्लस एन पता है। हाँ बिल्कुल पता है। फटाफट देखिए, A दिया आपको 24, नंबर ऑफ प्रोटॉन,
नंबर ऑफ प्रोटॉन ही तो बराबर होता है एटॉमिक नंबर के, ये हो जाएगा 12 प्लस n, यहाँ से n तुरंत आ जाएगा कितना 12, p आपको मिल गया है कितना 12, और न्यूट्रल एटम है तो इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा 12, बात खत्म, आपको मिल गया नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन ए, बात खत्म। राइट द सिंबल ऑफ आयन फॉर्म्ड बाय एलिमेंट ए। अब एक बात सुनिए, सिंबल ऑफ आयन ए का एटॉमिक नंबर है 12, चलिए देखते हैं, ए का एटॉमिक नंबर है 12, कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है 2,8,2 आएगा कि नहीं, 2,8,2। अब 2,8,2 है, ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूं 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो जो इसके ऊपर जो सिंबल आएगा देगा, देने का मतलब प्लस, तो ये आएगा A+2, कितना आएगा A+2, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन खत्म। कितनी छोटी से, अब ये क्वेश्चन बेटा आपके एग्जाम में आपसे टीचर जरूर आपका पूछता है, लेकिन कितना आसान हो गया, 1 मिनट भी नहीं लगा। क्लियर है? चलिए सभी को क्लियर है तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। थोड़ा आगे हम लोग देखा जाए, अब लगभग इस चैप्टर के लास्ट छोटी छोटी 2 बातों पे हम आते हैं। एक है आइसोटोप्स, एक होता है आइसोबार, चैप्टर आपका खत्म। आइसोटोप्स नाम याद रखिएगा, आइसो मतलब होता है एक तरीके के। अब आइसोटोप्स क्या होते हैं, 2 या 2 से अधिक ऐसे एलिमेंट्स, ध्यान सुनिएगा, 2 या 2 से अधिक ऐसे एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है और मास नंबर अलग अलग होता है, उसे हम आइसोटोप्स कहते हैं। क्या बोला, 2 या 2 से अधिक ऐसे एटम्स जिसका एटॉमिक नंबर सेम होगा और मास नंबर अलग होगा, उसे हम बोलेंगे आइसोटोप्स। देखिए, दीज आर डिफाइंड एज द एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, ठीक है, या फिर मास नंबर। अब याद रखिए, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप कौन कौन से, 1H1, 1H2 और 1H3, ठीक है, क्या क्या है, प्रोटियम, ड्यूटीरियम एंड ट्राइटियम। ध्यान रखिए, प्रोटियम, ड्यूटीरियम एंड ट्राइटियम, ये 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। एज इन, ये देखिए 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। ऐसे ही ये C612 एंड C614, ये 2 आइसोटोप्स किसके हैं, ऑफ कार्बन, ये कार्बन के 2 आइसोटोप्स हैं। ऐसे ही बेटा क्लोरीन के भी होते हैं, Cl35 एंड Cl37। देखिए, देयर आर 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, नेमली प्रोटियम, ड्यूटीरियम एंड ट्राइटियम, एंड 2 ऑफ कार्बन, ये लिखा है। ऐसे ही क्लोरीन का 35 एंड 37। अब देखिए, इन अदर वर्ड्स इट कैन बी सेड दैट आइसोटोप्स हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, भाई एटॉमिक नंबर सेम है ना, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी सेम होगा, बट डिफर इन मास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन अलग अलग हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और मास नंबर बदल जा रहा है मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी बदल गया होगा। ठीक, अच्छा, मैनी एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ मिक्सचर ऑफ आइसोटोप्स, कई ऐसे एलिमेंट हैं जो आइसोटोप्स के मिक्सचर को कंटेन करते हैं, ठीक है। ईच आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस, और हर एलिमेंट का जो आइसोटोप्स होता है वो प्योर सब्सटेंस होता है, बिल्कुल ये याद रखिएगा। अच्छा, द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ आइसोटोप्स आर सेम, ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई वो सिमिलर नंबर ऑफ प्रोटॉन कंटेन कर रहे हैं। देखिए, द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट आर सिमिलर एज दे कंटेन सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, तो वो कहाँ बदलेंगे भाई अपनी केमिकल प्रॉपर्टी, हाँ, लेकिन उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। क्यों भाई? क्योंकि उनका मास अलग हो जा रहा है ना भाई, मास अलग, ताकतवर तो भाई अलग फिजिकल प्रॉपर्टी, कमजोर तो थोड़ा कम फिजिकल प्रॉपर्टी। आई बात समझ में? ये होता है आइसोटोप्स। क्लोरीन के 2 कौन कौन से, Cl35, Cl37, ये याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं, सही है। चलिए, आइसोटोप्स क्लियर, तो फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ा जाए थोड़ा, और आइए अब देखा जाए एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोप्स कई सारे हैं किसी भी एलिमेंट के, और कहाँ कहाँ यूज होते हैं
ये बहुत एग्जाम में आता है आपसे, 1 नंबर में एमसीक्यू में या फिर 2 नंबर में आपको डायरेक्ट पूछता है। देखिए यूरेनियम का 2 आइसोटोप, यूरेनियम 235 एंड यूरेनियम 238। यूरेनियम का जो पहला 235 है यूज्ड एज फ्यूल फॉर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर यूज होता है ये U235, बहुत डेंजरस, एकदम खतरनाक। एंड U38 ये बहुत पुराने किसी चट्टान वट्टान की, कितने साल ये पुराना है उसमें यूज होता है। देखिए यूज इन डिटरमाइनिंग द एज ऑफ वेरी ओल्ड रॉक इवन एट द एज ऑफ अर्थ। ये अर्थ तक के साल को बता सकता है, उम्र बता सकता है कितना है। अच्छा, कोबाल्ट का होता है CO60। हाँ बेटा, ये यूज होता है ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होगा। एज एन कार्बन 14 जो होता है यूज इन डिटरमाइनिंग द एज ऑफ स्पेसिमेन ऑफ वुड और ओल्ड बोन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो हड्डी वड्डी कभी मिलती है कितने साल पुरानी है, या फिर ये लकड़ी वकड़ी कुछ मिलती है पुरानी, तो ये कितने साल पुरानी है, उसको उसके एज को डिटरमाइन करने के लिए हम लोग कार्बन 14 के आइसोटोप्स का यूज करते हैं। एज एन आयोडीन का आइसोटोप आपको पता है ग्वाइटर घेंघा, इस रोग को ठीक करने के लिए यूज होता है। आयोडीन 131 यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ ग्वाइटर। ये कुछ इंपॉर्टेंट आइसोटोप्स हैं कुछ एलिमेंट्स के जो आपसे बहुत एग्जाम में पूछते हैं, इसलिए मैं टेबल के फॉर्म में आपको बता दिया, याद रखिएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, आगे बढ़ा जाए हम लोग। एकदम बोर तो नहीं हो रहे होंगे? नहीं सर, काहे बोर होंगे, मजा आ रहा है ना? हाँ सर, मजा तो आ रहा है, मजा आना भी चाहिए, ठीक है। कुछ भी हो जाए हंसते रहो भाई, मुस्कुराते रहिए, ठीक है। याद रखिए एकदम मुस्कुराइए, ठीक है। एकदम आपको जो जलाने वाले हैं, आपके जो दुश्मन हैं, जो आपको नहीं पसंद करते हैं, वो आपको कितना भी बुरा करते रहें, आप बस मुस्कुराते रहिए, वो खुद जल के ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। इतनी प्यारी चीज़ है, बस मुस्कुराइए, ठीक है। आइए, एवरेज एटॉमिक मास, नेक्स्ट चलते हैं। क्या होता है एवरेज एटॉमिक मास? देखिए, द मास ऑफ एन एटम ऑफ एनी नेचुरल एलिमेंट इज टेकन एज एवरेज मास ऑफ ऑल द नेचुरली अकरिंग एटम्स ऑफ एन एलिमेंट। बेटा हम लोग एटम्स का मास एवरेज ही लेते हैं लगभग, ठीक है। एग्जैक्ट इतना छोटा है, आप कैसे डिटरमाइन कर पाएंगे? ये हम आपको पिछले चैप्टर में भी बताए थे, इतना छोटा है, इसलिए हम लोग हमेशा एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं। अब कैसे निकालते हैं? यहाँ पे फॉर्मूला है, देखिए। इफ एन एलिमेंट हैज नो आइसोटोप्स द मास ऑफ एटम वुड बी सेम एज द सम ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। यहाँ तक तो ठीक है कि भाई अगर कोई आइसोटोप नहीं है तब तो ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को जोड़ देंगे, हमको मास मिल जाएगा। लेकिन अगर आइसोटोप है तब देखिए, बट इफ द एलिमेंट in isotopic form then the percentage of each isotopic form the average atomic mass is calculated। कैसे? देखिए पहले क्या होगा, अगर 2 आइसोटोप है, मान लीजिए 2 है तो हम 2, 3 होगा तो 3, 4 होगा तो 4, ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। तो अगर देखिए फॉर्मूला के लिए क्या होगा कि अगर मान लेते हैं जो इसका मास होगा वो क्या होगा, देखिए जो पहला एटम है उसका एटॉमिक मास, जो पहला आइसोटोप्स है उसका एटॉमिक मास इनटू उसका जितना परसेंटेज है, और जो उसी के साथ साथ उसको जोड़ते जाएंगे हम, वैसे ही दूसरे आइसोटोप का एटॉमिक मास प्लस उसका परसेंटेज, प्लस अगर 3 होगा तो तीसरे आइसोटोप का एटॉमिक मास फिर उसका परसेंटेज, ऐसे ही जोड़ के कैलकुलेट कर लेंगे, हमको मिल जाएगा क्या, एवरेज एटॉमिक मास। और हम आपकी भावनाओं को बहुत अच्छे से समझते हैं, हमको पता है आपको समझ में नहीं आ रहा है ये बात ना, तो मैं इसीलिए आपको एक एग्जाम्पल लेके आया हूं, निकाल के बता देता हूं कैसे आता है। क्लियर? चलिए क्लियर तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग तुरंत आते हैं इसके क्वेश्चन पे। देखिए सर, अब आपके सामने क्वेश्चन आ गया। क्या क्वेश्चन है? द 2 आइसोटोपिक फॉर्म ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन का आपको 2 आइसोटोपिक फॉर्म दिया है, कौन कौन सा? देखिए आपको दिया है 35 और 37, ये मैं आपको बताया हूं, Cl35 और Cl37, इनका रेशियो है वो है 3:1। क्या है? रेशियो है 3:1। अब इनका आपको बोला एवरेज एटॉमिक मास निकालने को, मतलब 3:1 का मतलब समझ रहे हैं? मतलब जो Cl35 है ये 75% है, और ये जो है ये कितना है, 25% है। मतलब अगर रेशियो निकाला जाए
तो ये Cl35 ये 3/4 हिस्से में है, और Cl30 ये जो Cl37 है ये आपके 1/4 हिस्से में है कि नहीं? हाँ सर है, बिल्कुल है। अब आते हैं हम लोग फॉर्मूले पे। एवरेज एटॉमिक मास, आप देखे होंगे क्लोरीन का मास 35.5 होता है। कितना होता है? 35.5। नहीं मानेंगे सर, हम नहीं मानेंगे तो हम आपके लिए खुद टेबल ले आए थे ना। आइए भाई, हम मनवाने के लिए हैं आपको। यहाँ पे मास दिया है, मास नंबर, यहाँ क्लोरीन का 35.5 होता है। ठीक है, अब कैसे आएगा आइए मैं आपको तुरंत बताता हूँ। ये देखिए, ये अब हम लोग निकालते हैं। तो ये क्या था? मास ऑफ आइसोटोप 1, आइसोटोप 1 का मास 35 इंटू, हाँ क्या था? परसेंटेज ऑफ आइसोटोप 1। तो परसेंटेज में कितना हिस्सा है? 3/4 हिस्सा, वरना 3:1 था। तो अगर आपको नहीं समझ में आया कि ये कैसे होगा, तो 3:1, तो भाई परसेंटेज में कैलकुलेटर होगा तो ये हो जाएगा 75/100। होगा कि नहीं? हाँ। प्लस दूसरा आइसोटोप मास 37 इंटू ये 25% है, तो 25/100। कोई दिक्कत नहीं सर? नहीं दिक्कत है तो फटाफट आप यहाँ काट पीट लीजिए। ये आया 3/4, ये आया 1/4। यही मैं आपको यहाँ पे अलग से बता दिया था। अब ये देखिए 105/4 प्लस 37/4 मैथ्स आता है, 4 एलसीएम, ये हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 142/4, 37 और 5 42। कोई दिक्कत नहीं सर? अब आपको डिवाइड आता है? हाँ सर हमको आता है डिवाइड, तो करिए। 4 3 जा 12, 2 कैरी 22, 4 5 जा 22 कैरी 22, ऐसे ही बढ़ते जाएगा। और यहाँ से हमको एवरेज एटॉमिक मास किसका? क्लोरीन का आ गया। कितना आया? 35.5। ऐसे ही बेटा आपको जिस भी आइसोटोप्स का एवरेज एटॉमिक मास देगा, निकालने को आप उसका मास इनटू उसका परसेंटेज प्लस दूसरे आइसोटोप का मास प्लस उसका इनटू उसका परसेंटेज प्लस तीसरे आइसोटोप का मास इनटू उसका परसेंटेज, ऐसे करके जोड़ दीजिएगा। आपको लास्ट में उसका एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं? नहीं है तो फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका भी, आगे बढ़ा जाए लगभग हम लोग। और अंतिम टॉपिक पे आते हैं जिसका नाम क्या है? आइसोबार्स। आइसोटोप का एकदम उल्टा। आइसोटोप क्या बोला था? कि सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। आइसोबार क्या बोलता है? सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। मास नंबर सेम होगा, एटॉमिक नंबर बदल जाएगा, उसको हम लोग बोलेंगे आइसोबार्स। देखिए, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विद डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर आर कॉल्ड आइसोबार्स। ठीक, अब जैसे इसका एग्जांपल है आर्गन एंड कैल्शियम। आर्गन का जो एक होता है वो भी 40 होता है और कैल्शियम का भी मास नंबर 40 होता है। देखिए, इन अदर वर्ड्स आइसोबार आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट दैट हैव सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दोनों के सेम होंगे, ठीक है, बट डिफर इन नंबर ऑफ प्रोटॉन। लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होगा? अलग होगा। याद रखिए। एग्जाम्पल देखिए, आर्गन ये दिया ना 1840 और ऐसे ही कैल्शियम 2040 आर आइसोबार्स हैविंग सेम नंबर, सेम मास नंबर। मास नंबर सेम है 40-40, दैट इज 40 बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। क्या क्या है अलग अलग? 18 और 40। सो सिंस देखिए आइसोबार्स हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसलिए उनकी जो नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है वो अलग अलग हो जाएंगे, इसलिए उनकी केमिकल प्रॉपर्टी अलग अलग हो जाती है और फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं अलग होती है। क्या अलग हो जाती है? केमिकल प्रॉपर्टी। याद रखिएगा, आइसोटोप्स का
फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होता है और आइसोबार्स का केमिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होता है। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं है। तो फटाक से बेटा इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। बस अब हम लोग एकदम अंतिम एक छोटे से क्वेश्चन के साथ इस चैप्टर को जय हिंद जय भारत करेंगे। देखिए क्या बोला है, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर। दो पेयर दिया है आपको, एक ये पेयर दिया है, एक ये पेयर दिया है, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन है, आपसे बोला विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज आइसोटोप एंड विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज आइसोबार। टोप्स मतलब नीचे वाले सेम, बार मतलब ऊपर वाले सेम हिंदी में। तो देखिए टोप्स मतलब यहाँ पे टोप्स तो नहीं है, ऊपर वाले सेम है ना, तो ऊपर वाले सेम होने से ये क्या हो गए आइसोबार्स, और इसमें नीचे वाला सेम है तो ये हो गए आइसोटोप्स। कितना आसानी से क्वेश्चन हो रहा है। देखिए यही होती है थ्योरी का मजा। आप बढ़िया से पढ़ोगे, नोट्स बनाओगे, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो फंसेगा भाई। फंसता है तो मैं हूं ना, ठीक है। अगला, व्हाट फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन सुपरस्क्रिप्ट 79 एंड 80। यहां क्या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है इन केस टू, दो द एलिमेंट, ठीक है। अब क्योंकि एलिमेंट सेम है, क्या डिफर कर रहा है, डिफर कर रहा है बेटा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्यों? क्योंकि बेटा जो मास नंबर होता है वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन एटॉमिक नंबर के बराबर होता है और एटॉमिक नंबर दोनों का सेम है, मतलब इन दोनों में 35 और 35 ही क्या है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बदल गया, ठीक है। इसमें हो गया 45 और इसमें हो गया 44, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चेंज हो गया, इसलिए इनका सुपरस्क्रिप्ट जो है वो चेंज हुआ। इसका मतलब इससे रिजल्ट क्या हुआ, मास नंबर जो है वो चेंज हो गया। मास नंबर क्या हुआ, चेंज हो गया। अगला, गिव द न्यूक्लियर कंपोजिशन ऑफ दिस वन। अब क्या बताना है इसका, न्यूक्लियर कंपोजिशन। अब हमें आप बताइए ये न्यूक्लियर कंपोजिशन क्या होता है भैया, बता सकते हैं? न्यूक्लियर कंपोजिशन कुछ नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल दीजिए, हो गया न्यूक्लियर कंपोजिशन। किसका निकालना है, ये देखिए A28 56, ठीक है भैया, हाँ सर। अब यहाँ पे आपको सीधा मिला Z और वही Z बराबर होता है प्रोटॉन के, और वो हो गया 28। नंबर ऑफ प्रोटॉन मिल गया। आपको मास नंबर दिया है कितना, 56, और आपको पता है मास नंबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो बेटा अब मास नंबर यहाँ पे 56, प्रोटॉन मतलब 28 प्लस न्यूट्रॉन, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी कितना आ गया 28। और याद रखिए कोई एटम अगर न्यूट्रल है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी उसका वही होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन भी आएगा वो कितना आएगा 28। ये हो गया इसका न्यूक्लियर कंपोजिशन कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इस एटम के अंदर कितने प्रेजेंट हैं। क्या अब कोई भी दिक्कत आपको है इस क्वेश्चन में या इस चैप्टर में? मैं कहता हूं ये चैप्टर खत्म। कहीं भी किसी मोमेंट पे आपको लगा ये चैप्टर हार्ड है? नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा वेटेज लेता है, 8 से 10 नंबर आपको आपके एग्जाम में देगा। कहीं से लग रहा है हार्ड है? नहीं सर, एकदम हलवा हो गया है। तो हलवा हो गया है तो फटाक से इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट लीजिए। और बेटा इसी के साथ हम आपको नमस्ते करते हैं, क्योंकि ये चैप्टर अब आपके लिए बिल्कुल हलवा बना दिया मैं। बस आपको परोसा पसंद मिलेगा, खाते जाइए खाते जाइए। बताइए क्या कोई दिक्कत है सर अब इसमें? नो सर। क्या क्वेश्चन इसके कर पाएंगे? बिल्कुल सर। कैसे भी आ जाए कर लेंगे? हाँ सर कर लेंगे। तो बस बेटा दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप, उम्मीद करते हैं कि आपको आज का लेक्चर बिल्कुल समझ में आया होगा। समझ में आया तो आपको पता है क्या करना है, मैं हर बार नहीं कहने जाऊँगा, ठीक है? ठीक है, एकदम अपना वो काम करते रहिए। बस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में दूर दूर तक शेयर करिए। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।